लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आज के मेहमान हैं मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो पहली दफा आप अयोध्या कब गए? 677 में जब एक्सकेवेशन के लिए गया तो उसी हिसाब से हम लोग भी मस्जिद के अंदर चले गया। तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि खुदाई और भी होनी चाहिए थी? हुई या नहीं हुई? इस समय की सरकार का क्या पक्ष था? और भी खुदाई होना चाहिए था। सरकार ने संपर्क नहीं किया कभी आपसे? बीजेपी के पीरियड में एक मंदिर तक खड़ा नहीं हुआ। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो पत्थर तो अभी वहाँ फैले हुए जो हम देख के आए हैं बहुत है उसमें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अधूरे बने हुए हैं। बहुत काम कर सकते हैं। आप जब ये कड़वी बातें बोलते होंगे तो सत्ताधारी दल को तो बहुत बुरा लगता होगा। बहुत बुरा लगता होगा। परवेज मुशर्रफ वो जब ताजमहल देखने आते हैं तो भारत सरकार की तरफ से आप वहाँ पर थे? पहले तो उनका एक सवाल ये था, वो कंस्ट्रक्टेड ताजमहल बनाया किसने? उनका अक्सर जो हम लोग जो शाहजहां के नाम लेते थे जी, मैंने ये कहा आई मीन द रियल डिजाइनिंग ऑफ दिस ताजमहल इट वाज डन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। तो लाहौर का जो कनेक्शन है, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ा कनेक्शन जो ना इंडिया और पाकिस्तान का कनेक्शन होना था, तो इनडायरेक्टली जो ना आई जस्ट वांटेड टू प्रोवोक दैट वन। ऐसा कहा जाता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, तो आपका काम ही वो है शायद। तो ये जो पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है ताजमहल को लेकर, वो तो खैर तो जो एक्सट्रीम जो हिंदू ग्रुप्स है वो तो खैर तो पूरी की पूरी बताते हैं। इट वाज तेजो महालय मंदिर। मैंने गए हैं तहखाने। बताइए साहब, ताजमहल के तहखाने में क्या है के मोहम्मद साहब? नहीं, ये सब जो है बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम जो हिंदू जो ग्रुप है ना, वो जो पुष्पक विमान चलाते हैं। पर है क्या ताजमहल में नीचे कमरे हैं? नहीं, कमरे हैं। क्या है उन कमरों में? कमरे में तो खैर तो आपको जो यहाँ पर भी है, आपका इसमें सफदरजंग में भी है, अब्दुर्रहीम खाना का उसमें भी है, हुमायूं टॉम में भी है। एंशिएंट इंडिया में कोई भी ऐसी मंदिर बताइएगा जिसमें आर्च हो, कोई भी एक मंदिर इंडिया में। सर, एक विवाद काशी विश्वनाथ मंदिर को भी लेके चल रहा है। उस पे एक पक्ष कह रहा है कि ये फवारा है, एक पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है। दो जगह और जो मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। एक तो ज्ञानवापी तखत छोड़ना चाहिए और मथुरा भी छोड़ना चाहिए। जब तक रिलीजियस वर्शिप एक्ट का संशोधन नहीं होगा तब तक जो ना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे तो फिर बहुत जगहों पे क्लेम शुरू हो जाएंगे। नहीं, हमने वी शुड मेक एन एक्सेप्शन ओनली फॉर 3 प्लेसेस। जैसे मथुरा है, वाराणसी है। मुझे आपकी वो पोस्टिंग याद आ रही हैं जो चंबल के इलाके में हुई आपकी, जहाँ पे खनन माफिया का वर्चस्व था। एक आईपीएस अधिकारी को भी मार डाला था इन लोगों ने, और वहाँ पे आप बहुत सारा काम कर रहे थे। और कई डकैतों से भी आपका एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा था तो एकदम जो उनका एक आदमी जो है बीड़ी पी रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आता मंदिर में बीड़ी पी रहे? विदाउट नोइंग आपने मौके पे तुरंत हड़का दिया। तो आई मीन हिज फेस वाज हाफ कवर्ड आल्सो। तब तक मैं समझ गया, क्योंकि वो जो ना इंटरव्यू पहले देखा हुआ भी था। तो अब नो यू जस्ट कैन नॉट रन अवे आल्सो। अच्छा, आप पहचान गए कि ये निर्भय गुर्जर? मैं समझ गया था। तो मैं उनके पैर पे बैठ गया। अगर कोई आपसे आपकी पहचान पूछे तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? शायद आप अपना नाम बताएं, माता पिता का नाम, कुल गोत्र का नाम, उस भौगोलिक जगह का नाम जहां पर आप पैदा हुए, आपकी भाषा का नाम, आपकी परंपरा का नाम। पर जिसे एक नाम पर हम सब एक मत होंगे वो है हमारे देश का परिचय, कि हम भारतीय हैं, कि हम भारत के नागरिक हैं, कि हम भारत नाम की विशाल परंपरा के जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है वाहक हैं। लेकिन जैसे ही मैं भारत बोलता हूँ तो हमें कुछ राजकीय प्रतीक चिन्ह भी याद आते हैं, और याद आता है इतिहास। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटना शुरू करते हैं जिसमें प्रतापी सम्राट अशोक का जिक्र था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 100-125 साल पहले वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए थे जिसमें हमें पता चले कि ये जो देवताओं का प्रिय राजा है यही अशोक है, हमने सभी प्रस्तर खंडों को नहीं पढ़ा था, सभी जगह खुदाई नहीं हुई थी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? या आपको पता चले कि अभी कुछ ही दशक पहले पता चला कि अकबर, जो ज़माना बीत गया हुआ करता था, उसने एक चर्च भी बनवाया था अपनी राजधानी में। या आप उन बहसों से दो चार हो रहे हों कि गुरु सही सही बताओ, ताजमहल
डोम है, मकबरा है या तेजो महालय मंदिर है, या आपको पता चले कि एक बियाबान जंगल में जो बहुत सारे पत्थर फैले हुए हैं, बड़े बड़े शिलाखंड और कुछ एक मंदिरों के भग्नावशेष जहां पर कुख्यात पकड़ के लिए मशहूर डकैत शरण लेते हैं, वो दरअसल अब से 1000-1200 बरस पुराने मंदिरों की श्रृंखला है और कोई व्यक्ति है जो श्रमसाध्य ढंग से इन सबको जोड़ने में लगा है। ऐसे कितने ही सिरे हैं और वो सिरे अपने श्रृंग पर, अपनी ऊंचाई पर कब पहुंचते हैं? जब एक विद्यार्थी एक दल का हिस्सा बनकर पहली दफा अयोध्या पहुंचता है, क्योंकि ये फरमान है कि खुदाई हो और बताया जाए कि जिस जगह को बाबरी मस्जिद कहा गया, जिस जगह को विवादित ढांचा कहा गया, जिस जगह को श्री राम की जन्मभूमि कहा गया, जिस जगह को लेकर लंबे समय से लिटिगेशन चल रहा है, उस जगह, उस ज़मीन के भीतर क्या है और जो बाहर निकला उसकी पढ़ाई किस ढंग से की जाए। और इन सारे प्रसंगों में, सारे प्रसंगों को यदि हम एक मणि की तरह कहें, पर्ल की तरह कहें, तो एक सूत्र में जोड़ने का काम एक व्यक्ति करता है जिसका हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजी के, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में बहुत ही कमाल का योगदान है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में आज के मेहमान हैं मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज विराजिए सर। सर, हमने तो ये सीखा है कि सबसे पहले जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो पूछ लो। अच्छा, है ना, क्योंकि कुछ लोग जल्दी में रहते हैं, हम तो बहुत तसल्ली में हैं। अच्छा। तो पहली दफा आप अयोध्या कब गए? 1976-77 में पहली बार मैं गया जी। वैसे मैं केरला का रहने वाला हूँ, साउथ इंडियन हूँ जी। तो पहले जब आर्कियोलॉजी में ज्वाइन किया, हमारा जो ट्रेनिंग जो हो रहे थे, तो दैट वाज इन अयोध्या। तो हमारा पूरा बैच लोग थे, अपना पूरा बैच के लोग थे। तो वहाँ 1976-77 में हम लोग गए एक्सकेवेशन के लिए। लेकिन 76-77 में प्रोफेसर बीबी लाल के साथ गए थे आप? प्रोफेसर बीबी लाल साहब हमारा डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ एक्सकेवेशन। वो शिमला में डायरेक्टर थे, उसके पहले वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके हैं जी। एंड देन ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके एंड देन ही वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग। उसके बाद शिमला इंस्टीट्यूट में गए एंड देन फ्रॉम देयर ही वाज कमिंग, और उन्हीं के अंडर में हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया। तो कहाँ पे खुदाई हुई थी, किन किन जगहों पे? कई जगह पे किया है। मतलब वो जगहें कैसे आइडेंटिफाई की आप लोगों ने? इम्पोर्टेंट जगह जो है, एक तो जन्मभूमि है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो मस्जिद थे उसके एक तो बैक साइड, दैट इज वेस्टर्न साइड, फिर सदर्न साइड में किया, 2 जगह वहाँ किया। उसके बाद जो ना हम लोगों का एक हनुमान गढ़ी करके एक एरिया है, वो हनुमान गढ़ी में विशाल एरिया है, तो उस जगह पे भी एक्सकेवेशन किया। फिर एक थोड़ा सा दूर मणि पर्वत करके, जहाँ से भरत जो ना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, तो वहाँ पर भी एक्सकेवेशन किया। उसके बाद लाल साहब ने खुद जाके जो ना, जैसे श्रृंगवेरपुर है, भरद्वाज आश्रम है, चित्रकूट है, इन सारी जगह पे उन्होंने, वो इंडिपेंडेंटली बाद में था, वहाँ पर भी एक्सकेवेशन किया। तो ये सारी जगह पे हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया। हम लोग ये जानते हैं कि अयोध्या वाला जो सिविल लॉ सूट था, उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2019 में। उसमें जब हमने डिटेल्ड वर्डिक्ट पढ़ा, तो आपने जो साखी दी थी, जो गवाही दी थी, जो आपकी रिपोर्ट के निष्कर्ष थे, उसको भी बाकायदा कोट किया गया। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि उस खुदाई में क्या निकला, वो किस युग के, किस समय के, अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से देखें थे, और क्या और भी खुदाई की आवश्यकता है इन सारी प्राचीन जगहों की, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे देश में अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हिंदुस्तान को अपने इतिहास को लेकर और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं इसी दिल्ली में सल्तनत काल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, कोई केयर नहीं। इस देश में कनिष्क से लेकर उनके बाद तक के कितने ही ऐसे भूखंड हैं, इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, जिनके बारे में कोई पुरसा हाल नहीं, जिनकी कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप विस्तार से बताएं वहाँ क्या निकला और ओवरऑल देश में भी है क्या इसको लेकर।
अच्छा, वहाँ पहले जने में वो मसला ले रहे जी। थे हम 76-77 में जब एक्सकेवेशन के लिए गया, तो एक्सकेवेशन करने के पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, आसपास का एरिया बाहर से जाके देखेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि जो ना इसके नीचे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम आजकल जीपीआर सिस्टम है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। तो हम लोग जो ना देख लेते हैं कि और जो ना पढ़ के जाते हैं एंड देन कोरिलेट करने के लिए कोशिश करते थे। तो उसी हिसाब से हम लोग भी मस्जिद के अंदर चले गया, तो मस्जिद ताले से बंद था, एक पुलिस वाला था, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था 76-77 में। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम लोग जो ना कोई कंट्रोवर्सी के लोग नहीं है, ये शोध करने विद्यार्थी लोग हैं। तो उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए। तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। तो आपका सवाल होगा कि ये आप कैसे करेंगे कि ये मंदिर का पिलर है, ये मस्जिद का पिलर है। प्रिसाइसली वी आर बीइंग ट्रेन फॉर दैट। हम लोगों को अगर दिखा दिया कोई भी चीज़, तो हम जो है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग के बगैर भी हम लोग ये बता पाएंगे ये 12वीं शताब्दी का है या ये 15वीं शताब्दी का है, ये अकबर के ज़माने का है या जहांगीर के ज़माने का या शाहजहां के ज़माने का। निर्माण की शैली, उस पे क्या डिज़ाइन है और कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया है, इन सब चीज़ों से। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। स्टाइलिस्टिक डेटिंग जी। तो जब अंदर जाके देखा तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया, कॉलम की तरह इस्तेमाल किया, की तरह जो ना 12 पिलर्स थे। कोई शक है तो कुतुब मीनार आपके बहुत करीब में है। कुतुब मीनार के पास जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जी, कुतुब मीनार के परिसर में। हाँ, मैं कल भी गया तो वहाँ। अच्छा, हाँ, तो क्या है वहाँ पे, उसको लेकर भी सर बड़ी बहस चल रही है आजकल। नहीं, एक तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, द सेकंड वन इज कुतुब मीनार। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, तो वहाँ पर भी यही इसी तरीके से काम किया है कि कई जो ना मंदिर तोड़ा गया, 27 टेम्पल्स जो ना दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये गुलाम वंश के शासकों के दौरान, गुलाम वंश के। एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन आल्सो इन अरबिक, इंस्क्रिप्शन भी है वही मस्जिद में। क्या लिखा है उस पे सर? उसमें ये 27 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद। इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 मंदिर, और उसी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। उसी सामग्री का, जो कि देयर आर सो मेनी दिस वन आइडल्स जो ब्रोकन आइडल्स है, दैट इज इवन नाउ इट हैज बीन रीयूज्ड। उसमें गणेश जी का भी है, उसमें शिव जी का भी है, विष्णु का भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री में एक चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए, कुछ गलतियां हो चुकी है। मुसलमानों को इस गलती को एडमिट करना चाहिए। हाँ, गलतियां हो चुकी है, बट द प्रेजेंट डे मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन मैं प्रेजेंट डे मुस्लिम को तब रिस्पॉन्सिबल कहूँगा कि जब उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। उनके जस्टिफिकेशन दो तरीके से हो जाते हैं। एक जस्टिफिकेशन ये है कि ये सारे लोग हिंदू थे, वो सब मुसलमान हो गया, तो उन लोगों ने अपना ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट। ओके। और कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब जैसे लोग जो ना वो एक दूसरा आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उनका कहना ये है कि ये जो ना यह पूरा जितने भी जो ना गोल्ड सिल्वर वो सब जो ना ये मंदिर के नीचे थे, मंदिर में थे, तो इसलिए जो ना मंदिर को टारगेट बना दिया गया। मंदिरों पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वहाँ पे संपत्ति और खजाना था। संपत्ति का बिल्कुल खजाना। ये इरफान हबीब का आर्ग्यूमेंट है। इरफान हबीब जैसे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस की उनका एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन रहता है। ठीक है, अगर आपको मंदिर में सिर्फ मंदिर का जो ना खजाना ही चाहिए तो ठीक है, वो खजाना निकालिए, ये मूर्तियों को क्यों तोड़ा है? तो ये आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा ये है कि आई मीन देयर प्राइम मुसलमान जो ना जो सेमिटिक रिलीजन है एंड हिंदू रिलीजन, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हिंदू रिलीजन में आप जो ना शिव को मानिए, विष्णु को मानिए, कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको न मानिए, नास्तिक होकर भी आप हिंदू हो सकते हैं। नास्तिक होइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ए वेरी लिबरल रिलीजन। और जो सेमिटिक रिलीजन है, सेमिटिक रिलीजन का मेरा मतलब ये है कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मैं सिर्फ इस्लामिक को नहीं कहूँ, ये सब जो ना बहुत ही सख्त रिलीजन है। बहुत ही ओनली वी आर राइट एंड ऑल अदर्स आर रॉन्ग, ओनली वी विल गो टू जन्नत एंड ऑल अदर्स विल गो टू जहन्नम।
अच्छा। और not only that, and it is my responsibility to propagate the religion and also to convert others into Islam or Christianity or Judaism. तो वहाँ बेसिक फ़र्क हो जाते हैं. सो जब भी वो अटैक करते हैं तो उनका बेसिक नीयत जो ना ये हमेशा ये रहते हैं, ये बूत जितने भी है इनको ख़त्म कर दो और इस्लाम को फैलाओ, यही है. तो देख ये उन शासकों उनका प्राइम मोटो वही रहते हैं. इकोनॉमिक ऑफ कोर्स वो तो एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है उसका. वो जो हम लोगों ने देखा जहाँ दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब भी लोगों ने बहुत सारे टीवी निकाल के ले गए थे यहाँ से. तो लेकिन जो ना ओरिजिनल जो पर्पस था वो कुछ और था. तो ये सब हर जगह पे होते रहते हैं. तो मुसलमानों को ये दे शुड एडमिट द फैक्ट. अच्छा, मैंने कहा एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ जो ना इतना मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाया है, वो कुतुबुल मस्जिद में. हाँ. ताजुल मासिर करके एक किताब है जो हसन निज़ामी ने उस ज़माने में लिखा. उस 11वीं-12वीं सदी में. 11वीं सदी उस किताब में भी ये कहा है. तो इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में बहुत गलतियां मुसलमानों की तरफ से हुआ है. शासकों की तरफ से, नॉट मुसलमानों की तरफ से. या शासक जिनका धर्म मुस्लिम था, उसमें तुर्क भी थे और भी सब थे, अफगान भी थे. या मुस्लिम रूलर्स की तरफ से हुआ है. एंड इट वाज नॉट बिकॉज दे वेर मुस्लिम्स, क्योंकि वो सिर्फ ये जो ना एक अफगान लोग थे मोस्टली. अफगानिस्तान का हालत आज भी आप जानते हैं. तो कुछ अफगान लोग आए, इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे जो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे. उन्होंने ये साबित इस्लाम की जो ना उनको ये दिखाना था कि जो ना हमने सब कुछ जीत चुके हैं, उसी के लिए उन लोगों ने ये किया है. लेकिन इसको मुसलमानों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इस्लाम में ये भी मना है. क्योंकि किसी और का जो ना बुत को या किसी और का जो ना दिस वन डिविनिटी को गाली देना भी इस्लाम में हराम है. किसी दूसरे धर्म को गाली देना. एक इस्लाम में एक कुरान शरीफ में एक आयत है, वला तसुब्बुल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह. अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजा करते हैं उसको आप गाली दे नहीं सकते. इस्लाम का जो बिल्कुल नियम है ये. उसी तरीके से इवन फॉर दिस वन, फॉर इवन फॉर इनवाइटिंग पीपल टू इस्लाम ऑल्सो देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये सब चीज़ें इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट कुछ लोगों ने किया है कि जितना बोले वो, मैं तो देखता हूँ जैसे पाकिस्तान अपनी मिसाइलें बनाता है और उसका नाम रखता है गजनी. तो किसी पाकिस्तान के ही कई एकेडमिशियंस ने कहा कि अरे गधों, गजनी ने जिस इलाके पर हमला किया और जिन लोगों को लूटा वो पाकिस्तान के इलाके थे, तो वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे लिए भी लुटेरा था. आपने, अभी हम अयोध्या पे लौटेंगे, आपने प्रोफेसर इरफान हबीब का जिक्र किया. के मोहम्मद साहब वर्सेस इरफान हबीब साहब और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन दोनों का झगड़ा, इसको लेकर हजारों कहानियां सुनाई जाती हैं. आप बताइए, आपके हिसाब से क्या सही बात है? कैसे शुरू हुआ आप लोगों का ये सिलसिला? आई वॉज टेक्निकली ही स्टूडेंट, लेकिन मैं उनको कभी भी अपना उस्ताद जो ना या टीचर गुरु मानता नहीं हूँ. अच्छा, आप एमयू में पढ़ते थे और वो वहाँ पढ़ाते थे? नहीं, हाँ, वो पढ़ाते थे, मुझे भी पढ़ाया है. मुझे BA में भी पढ़ाया है, MA में भी पढ़ाया है. लेकिन उनका तो ये है, वो सख्त वाला कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस में अक्सर जो एक गुण पाता है वो ये है कि वो बहुत सख्त मिजाज के लोग रहेंगे. और जो कुछ, जैसे मुसलमानों के बारे में मैंने कहा या सेमिटिक रिलीजन के बारे में कहा, जो कुछ वो कहते हैं वो सही है. और जो कम्युनिस्ट प्रोफेसर जो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं वो मान लो तो ठीक है, तब ठीक है. एंड यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, उनका मेंबर भी बनिएगा और उसी तरीके से उसका पोस्टर लगाने के लिए चले जाइए. अनलेस एंड अंटिल यू डू दोस काइंड्स ऑफ वर्क, यू नो, देन ही वुड नॉट बी एक्सेप्टिंग यू एंड ही वुड नॉट बी गिविंग यू द मार्क. टीचर्स का एमयू में कितने कम्युनिस्ट थे स्टूडेंट्स? कम्युनिस्ट का हिस्ट्री डिपार्टमेंट काफ़ी उनके अंडर में थे. जो कि वो वहाँ प्रोफेसर थे. वो ही वाज द प्रोफेसर और जो ना, एंड देन ही वाज ICHR चेयरमैन आल्सो. तो जिनको वो चाहते थे, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, तो जिनको वो चाहते थे स्कॉलरशिप दे सकता था. एंड मेरा तो खैर था, क्योंकि मुझे जो ना, आप लोगों का झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? वो जैसे जो ना, मैंने जो रिसर्च के लिए अप्लाई किया आफ्टर दिस वन MA करने के बाद, रिसर्च के लिए जब मैंने अप्लाई किया है, द स्कॉलरशिप शुड हैव बीन गिवन टू मी बिकॉज मैंने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया था. आई वॉज सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट. तो वो मुझे नहीं दिया. MA में मुझसे 16 मार्क जो जिनका कम था उनको दिया, बिकॉज ही वॉज ए पार्टी मेंबर.
और वो एमए की बात है। ये कौन सी पार्टी के मेंबर थे ये लोग, सीपीआई के या सीपीएम के? सीपीएम की। सीपीएम वाले ग्रीन लिबरल रहते हैं, अच्छा। नॉट इस तरीके का नहीं, लेकिन सीपीएम वाले। और बीएम में मुझसे मोर देन 100 मार्क्स का डिफरेंस था, लेकिन उनको तो खैर तो पैट्रनाइज करना तो उन्हीं का आदमी को, तो वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि जो ना इनसे फाइट तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ए वेल नोन प्रोफेसर, और जितने भी इंग्लिश मीडिया है वो तो बिल्कुल जो ना उन्हीं के साथी है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छा ये है कि अलीगढ़ छोड़ दो। देन माई सेकेंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन विच आई वॉज इंटरेस्टेड दैट वॉज आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में यहाँ एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ, and then I realized, and it was actually this particular subject, that is archaeology, that is very close to my heart, and I am thankful to him in the negative sense. उन्हीं की वजह से मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना, नहीं तो अब तक जो ना मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता था। और ज़िंदगी में जो कुछ मुझे मिला है, it's all because of him, but I mean in a negative sense. ये आपने अपनी किताब में भी इतिहासकार इरफान हबीब से जुड़े प्रसंग का, ये जो किताब आई है प्रभात प्रकाशन से, मैं हूँ भारतीय, कि इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का कारण के मोहम्मद हैं। ये क्यों कहते हैं वो ऐसा? मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हीरो मुझे क्यों बना दिया उन्होंने, क्योंकि इस तरह के कोई काम मैंने किया नहीं है। माई फाइट वॉज डायरेक्टली अगेंस्ट हिम, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा डिस्कवरी किया था, एक नहीं कई डिस्कवरीज किया था फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में अकबर, बताइए साहब विस्तार से जरा वो। फतेहपुर सिकरी का अकबर ने जो अकबर बना है, बिकॉज ही इन्वाइटेड पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, एंड अल्टीमेटली ही evolved a new religion known as दीन-ए-इलाही। So that is the nursery of Indian secularism. तो वो कई हिस्टोरियंस जो ना कई स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी को ये इबादत खाना कहते थे। मतलब वो जो हम लोग फतेहपुर सीकरी में जाके स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका महल देखते हैं, किला, तो अलग अलग जगहों को कहा जाता था कि ये वो इबादत खाना है जहाँ पे सभी धर्मों के गुरु आकर बैठते थे और बादशाह अकबर से चर्चा किया करते थे। जी। और वहीं से फिर उन्होंने जो दीन-ए-इलाही की शुरुआत की, फॉर्मेशन हुआ। तो मेरे पहले कुछ और भी स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने भी ये कह चुके थे, नहीं ये वो जगह नहीं है, ये ज़मींदोश हो चुकी है, और अब जो ना वो बिल्कुल एकदम टिले जैसे है। दो और भी स्कॉलर्स कह चुके थे, तो मैंने भी उन्हीं लोगों को माना। मैंने कहा, मैंने वो पूरा जो ना एक्सप्लोरेशन किया। मैंने ऑलमोस्ट 10 years आई वर्कड इन फतेहपुर सिकरी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए? नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा। आई वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 10 साल तक मैंने पूरा इसका एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन किया, एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज, ये जो बिल्कुल जो टीला जो है वही है इबादत खाना। इसी के नीचे खुदाई करेंगे तो इबादत खाना मिलेंगे। तो खुदाई हुई, खुदाई मैंने किया, निकला। हाँ निकला बिल्कुल जैसे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मिल गया। मैंने क्या किया है कि काफ़ी पढ़ते थे उस ज़माने में, क्योंकि इरफान हबीब से जो है मेरा लड़ाई चल रहा था, एंड आई हैड टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ ऑल्सो। तो उसके लिए मैंने काफ़ी पढ़ता था। तो मैंने किया, एक बार जो है एक किताब है जिसको कहते हैं अकबरनामा। अकबरनामा का जो है ना एक पेंटिंग था, अकबरनामा पेंटिंग कहते हैं। ओके। तो उसमें देयर वाज अ पेंटिंग इन विच अकबर जो है ना क्रिश्चियन फादर्स को बुलाए थे फ्रॉम रोम, इटली से भी, और ईसाई पादरी वहाँ से आए थे, रोम से आए थे, वहाँ से आए थे। हाँ, तो उन लोगों से जो ना अकबर जो बहस कर रहे हैं, उसके एक पेंटिंग बनवाया था जो अकबरनामा में है। वो पेंटिंग बनवाया था, एंड दैट पेंटिंग इट इज़ नॉट इन इंडिया नाउ, इट इज़ इन ब्रिटिश म्यूजियम में है। चोर हैं एक नंबर के सब नहीं, वो चलते हैं उस ज़माने में। तो नो, इट वाज एक्चुअली नादिर शाह ने यहाँ से जो ना ये ले गया था, कोहिनूर के साथ जो ना ये किताबें भी ले गए थे वो। उसके बाद जो ना वो इंग्लैंड पहुँचे, तो वहाँ जो ना ये महफूज है, एंड दैट इज़ अ वाइडली पब्लिश्ड पेंटिंग ऑल्सो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो जो गौर से देखा, वो पेंटिंग जो गौर से देखा, ये जो टिले की बात जो मैंने कहा है, बिल्कुल उसी टिले की जैसे जो ना बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल है, कुछ आर्चेस है, कुछ डोम्स है, वो मुझे नज़र आया।
फिर मैंने कहा यही वही जगह है। अच्छा, उसमें एक पर्शियन में एक स्मॉल राइटअप भी था, अफराज़े बूद पादरी रदिल्फ दनीशराने नसारे, तो उनका नाम भी दिया था। क्या मतलब हुआ भाई साहब इसका? अफराज़े बूद पादरी मीन्स फादर्स। अफराज़े बूद पादरी रदिल्फ मीन रुडोल्फ एक्कोवेवा, उनका पूरा नाम है, लेकिन हिंदी में मैंने उर्दू में ये फारसी भाषा है। ये फारसी भाषा में जी। रदिल्फ दानिशराने नसारे, क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल्स, तो उनसे जो डिस्कशन हुआ था। अच्छा, ये कैप्शन लिखा था उस पेंटिंग के नीचे, कैप्शन जो अकबरनामा में थी। अच्छा, हाँ। फिर उसमें एक बाउंड्री वॉल था, तो वो बाउंड्री वॉल जो ना वहीं नजर आया। ये जो टिला जो था उसके पीछे ये बाउंड्री वॉल नजर आया, कई जगह पे गिरे हुए थे। उसमें कुछ आर्चेस थे, वो आर्चेस में भी जो ना गिरा हुआ था, लेकिन आर्चेस दिखाई भी दे रहा था। पीछे एक डोम था, वो भी था। ये सब आपकी खुदाई में निकला? नहीं, ये सब जो ना ऑलरेडी वही जगह थे। ये दैट गेव मी द क्लू, ये वो जगह हो सकता है। एक तो मैंने पेंटिंग अच्छा, मिट्टी में ये धसे और गिरे हुए थे, गिरे हुए थे, लेकिन मिट्टी में धसा हुआ था। ये सब और भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं किया। जैसे प्रोफेसर नूरुल हसन साहब ने ये जगह देखा होगा जी, प्रोफेसर रिजवी साहब वाले प्रोफेसर, या पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जी जी, रिजवी साहब जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ए रिजवी, उन्होंने भी देखा है। विंसेंट फ्लिन ने देखा है, उसके स्मिथ ने देखा है, बहुत सारे अंग्रेजी जो स्कॉलर्स हैं, पर्सी ब्राउन ने देखा है। लेकिन उन लोग जो ना ये असल में जो ना ये यूरेका मोमेंट जो ना वो कनेक्ट नहीं कर पाई, ये वो टिला और ये पेंटिंग से वो कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो कनेक्ट कर पाया। ये किस साल की बात है? ये इट वाज इन 2081-82 से मैंने शुरू किया। बाई 84 आई कम्प्लीटली एक्सपोज। 1981 से 1984 के बीच, 24 तक, 84 तक पूरा काम किया, एक्सकेवेट किया, और फिर बिल्कुल उसी तरीके के जो एक पूरा स्ट्रक्चर नजर आया। तो उसी के ऊपर जो मैं ये एस्टैब्लिश कर पाया। एंड दिस इज एक्चुअली, ये जो स्ट्रक्चर है वो है द रियल इबादत खाना एंड नॉट द अदर्स। इरफान हबीब क्या पढ़ाते थे अपनी क्लास में? वो औरंगजेब को पढ़ाते थे, औरंगजेब के बारे में पढ़ाते थे। एंड देन कुछ जो ना उनका अकबर का भी था। तो इबादत खाना पे आपकी उनकी क्या टसल हुई? नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हो गया, एंड दैट टू बाय अ मैन हु इज अगेंस्ट हिम। तो ये जो है बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो एक दिन मुझे बुलाया उन्होंने, क्योंकि when he was the head of the department, उन्होंने मुझे बुलाया। और आप आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था एएमयू का, वो उनको रिपोर्ट करता था? हाँ, मैं उनको ही रिपोर्ट करना पड़ता था। इसके पहले जो है प्रोफेसर आरसी गौर है, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर जो है ना सबसे ऊपर टॉप में यही है, तो रिपोर्ट उनको करना था बाद में। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा दैट इज़ नॉट इबादत खाना, एकदम दैट इज़ नॉट इबादत खाना। तो मैंने पूछा कि कौन सी इबादत खाने के बारे में आप बात कर रहे हैं? तो मुझसे कहा द वन विच यू हैड पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं? सो विक्रम जो ना उनको ये ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज ही इज़ माई बॉस, और मैं इस तरीके के मस्कुलर जवाब दे देंगे ये वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नो, आई मे नॉट बी एज गुड एन आर्कियोलॉजिस्ट एज यू आर। तो मैंने कहा नो, यू आर नॉट एट ऑल एन आर्कियोलॉजिस्ट। You cannot pass any, तो बात की बात है। You cannot pass any judgment on archaeological things. वो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें वो जानते भी नहीं थे, मुझे मालूम था, क्योंकि वो कोई साइट भी जो इसी तरीके से विजिट नहीं किया था। तो इसी तरीके वो तो हमेशा ये रहते हैं कि जो ना लोगों को जो ना बिल्कुल ठोस में लेना चाहते हैं। वो हमेशा उनका एटीट्यूड है। हाँ, बिल्कुल आप दम ये बिल्कुल एकदम फोर्सफुली करके जो ना आप जो ना ब्लैंक साइन करवा दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये इबादत खाना नहीं है, ये तुम लिख के दे दो। तो मेरे सामने जो है कलम भी दे दिया और जो है पेपर भी दे दी, ब्लैंक पेपर, इसमें लिख के दे दो। तो मैंने पूछा हैव यू गिवन मी एनीथिंग इन राइटिंग? तो आई मीन ही हैड नो आंसर। नो, इफ यू हैड नॉट गिवन एनीथिंग इन राइटिंग टू मी, देन व्हाई शुड आई गिव यू एनीथिंग इन राइटिंग? तो वो एकदम होने के बाद जो ना देन फिर मैंने कमरा बंद करके मैं बाहर निकल आया। और वो उनके जो ना जब भी वो काम इस तरीके के काम करते हैं, वो अपना पूरा ग्रुप को जो ना इधर उधर जो ना बिल्कुल एकदम जो ना बिल्कुल ये कर देते हैं कि जो ना ताकि जो ना कोई भी यहाँ से अगर बच के जाए तो वहाँ पकड़ लेंगे, वहाँ से पकड़ जाएंगे, बच के जाएंगे, तीसरी जगह पे पकड़ लेंगे। लेकिन किसी को भी जो ना मुझसे कुछ मुझे रोकने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। एंड देन आई जस्ट वेंट आउट ऑफ इट।
आगे मैं आई वॉज सस्पेक्टिंग दैट ही वुड बी सेंडिंग ए शो कॉज नोटिस टू मी फॉर मिसबिहेविंग विद अ प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी, अभी प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। वो हमेशा वही करते हैं, इस तरीके के जो ना काम करते। कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस एंड देन सस्पेंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आई वॉज लिविंग वेरी डेंजरसली। मैं 9 साल तक अलीगढ़ में था। तो आई वॉज लिविंग वेरी डेंजरसली इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सस्पेंशन किसी भी टाइम में हो सकता था, किसी भी टाइम में। आप क्योंकि मोहम्मद साहब डेंजर की बात कर रहे हैं और आपकी किताब के ही हवाले से मुझे आपकी वो पोस्टिंग याद आ रही हैं जो चंबल के इलाके में हुई आपकी, जहाँ पे खनन माफिया का वर्चस्व था। एक आईपीएस अधिकारी को भी मार डाला था इन लोगों ने, और वहाँ पे आप बहुत सारा काम कर रहे थे और कई डकैतों से भी आपका मीटिंग भी हुआ। जरा विस्तार से बताएं साहब। वो तो उसमें आई मीन इंडिया टुडे आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जी। या तो वो ये था कि बिकॉज ये बटेश्वर करके ये कौन से साल की बात है? 2008 के लगभग? ये 2004 से हम लोगों ने शुरू किया था अप टू 2008। इन 2007 ही वाज शॉट डेड। जो निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा डाकू था, वो गुज्जरों का एरिया था। तो वो कई ग्रुप्स रहते हैं। एक निर्भय सिंह गुज्जर थे, जालौन और पूरा आपका वो यूपी में पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो यूपी में पड़ेगा, ये तो मध्य प्रदेश में है। एंड देन आई मीन राजस्थान का एक ग्रुप है, राजस्थान का ग्रुप जो ना एक अलग ग्रुप रहते हैं। तो ये सब जो ना चंबल पार करके आई मीन दे वुड बी कमिटिंग द डेकॉइट इन मध्य प्रदेश। फिर चंबल पार किया, then they would be in UP, तो फिर तो पुलिस cannot take this one action against them। तो आप 2004 से वहां पे तैनात थे। क्या कर रहे थे आप बटेश्वर? मैं तो खुद देख के आया हूं, पर मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं। अच्छा। यस, आई हैव बीन देयर। क्योंकि मैं जहां पर भी जाता हूं पहले ये देखता हूं व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। जी। अच्छा, उसका ट्रेनिंग मुझे अलीगढ़ में मिला। अलीगढ़ में इरफान हबीब ने या आई मीन इन द नेगेटिव सेंस आई एम थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये जो करेज जो मिलना है ना, तो उसमें मैंने मोस्ट चैलेंजिंग वर्क क्या होगा, तो मुझसे लोगों ने कहा कि ये बटेश्वर में, आगरा के पास ये जगह है बटेश्वर। आगरा बटेश्वर इज डिफरेंट, दिस इज मोरेना बटेश्वर। सॉरी, मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब हम आगरा से ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं पे मितावली वाले मंदिर भी, बटेश्वर वाले मंदिर भी, ये सब वहीं पड़ते हैं। बिल्कुल जी। तो उन लोगों ने मुझसे कहा इसके बारे में, ये बटेश्वर के मंदिरों के बारे में क्या बताया गया था? ये बटेश्वर में कई मंदिर जो ने गिरा पड़ा हुआ है, एंड दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। वो चैलेंजिंग वर्क इसलिए है, नंबर 1 इतनी बुरी तरीके से गिरा हुआ है। as if in a huge earthquake the entire temple had come tumbling down like a pack of cards। इतनी बुरी तरीके से था, मैंने ऐसी कोई जगह देखा नहीं है इस तरीके। And the second most challenging work was because of this one, it was infested with dacoits। तो 2-3 ग्रुप्स थे उस जमाने में। एक निर्भय सिंह गुर्जर का ग्रुप था, पहलवान और सलीम गुर्जर। वो सलीम गुर्जर वो पुराने लोग हैं। हाँ, फिर जो ना ये राम बाबू गडरिया का ग्रुप था, वो शिवपुरी वाला एरिया में था। तो वेरी फॉर्चुनेटली फॉर मी देयर वाज ए पुलिस ऑफिसर, विजय रामन उनका नाम था। ही वाज द DIG। क्या नाम बताया आपने? विजय रामन। इट वॉज विजय रामन हु हैड शॉट डेड पान सिंह तोमर को जो मारा था। वो वही था। एट द एज ऑफ 32 ही वॉज SP देयर। ये शायद मुरैना या भिंड में थे उस टाइम, भिंड में पोस्टेड थे। सो इट वॉज ही हु हैड शॉट हिम डेड, एंड आई न्यू हिम बिकॉज हिज वाइफ वॉज वीणा रामन, वॉज वर्किंग इन टूरिज्म डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के। तो मैंने उनसे जाके मिला, रिक्वेस्ट किया, सर, and this is a very strange request from a archaeological survey of India officer। क्योंकि क्या रिक्वेस्ट किया आपने? मैंने कहा मुझे वहाँ काम करना है, इतनी मंदिर जो ने गिरा पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि उस इलाके में डकैत बहुत हैं। It was full of dacoits then। जी। He understood my this one, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। And he had worked in that area also, and he was the DIG of that area also earlier। तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा जो ना पॉजिटिवली बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखूंगा कैसे होगा, लेकिन बट ही टुक एक्शन। उनका तो खैर डायरेक्टली कनेक्शन था इन लोगों से, तो उन्होंने उनका डकैतों के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ था। या नहीं, ऑल द पुलिस ऑफिसर दे हैव गॉट देयर ओन प्राइवेट नो हाउ टू कम्युनिकेट। हाँ, मैसेज कैसे पहुंचे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये देखिए, ये लोगों का लाइफ में 2-3 स्टेजेस रहते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज अगर पार किया, सेकेंड स्टेज मीन्स उनके पास काफ़ी पैसा अगर आ गया,
तो फिर वो सरेंडर करना चाहेंगे। हम्म। तो अभी उसी तरीके से ये मंदिर का काम है, तो इसीलिए जो ना मैं देखूंगा ये लोग आपको कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। मैंने कहा मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, मेरा आदमी का सुरक्षा, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, डकैतों को बस यही सपोर्ट चाहिए, बस उतना ही चाहिए, खतरा ना और पैदा करें। खतरा ना पैदा करें। तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा एश्योरेंस तो दिया नहीं है, लेकिन जो ना उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फ्रॉम माई ओन स्टेट, केरला से थे। अच्छा, जैसे केरला के, सो दैट एमपी कार्डर बट केरला इज दिस वन, सो दैट ऑल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ। तो फिर उन्होंने इमीडिएटली मैंने स्पोक टू दोज पीपल जो डेकॉइट्स जो थे उस जमाने के, जो डेकॉइट्स थे जी, ही इज माई मैन, मोहम्मद इज माई मैन, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जो कुछ आप मदद उनको करेंगे वो दैट इज ए काइंड ऑफ हेल्प फॉर मी। बस उन्होंने इतने ही ये खबर डकैतों तक पहुंचा दी, उनके गिरोह के सरगना तक। उनको काफ़ी है। सरेंडर डेकॉइट्स हमारे साथ भी काम कर रहे थे उस टाइम तक, है ना, क्योंकि मतलब जो सरेंडर किए हुए डकैत थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाँ, के या साथ। एक दो लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉय किया था, उनको भी हम लोगों ने रीयूज़ किया। एंड देन देर वॉज एक लच्छन सिंह करके, इट्स ओरिजिनल नेम इज लक्ष्मण सिंह, वो एक सरेंडर डेकॉइट था। सो ही वॉज री एम्प्लॉयड इन मध्य प्रदेश। तो मैंने उनको अपने ऑफिस में बुला के उनको जो है सम्मान अमान किया, और उनसे भी ये कहा कि आपको जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड ही एश्योर्ड ऑल द सपोर्ट्स। अच्छा। तो वो एक इंग्लिश किताब था, मैंने उनके इनके लक्ष्मण सिंह के बारे में भी, रामन के बारे में भी एक इंग्लिश किताब में मैंने पढ़ा था। तो उसके बाद जो है फिर जो है दे गई बस फुल सपोर्ट, और मुझसे ये कहा ठीक है आप जो है जगह जाके देखिएगा, वो जगह का काम जो है ना आपको 4 महीने के अंदर करना है, जस्ट एज ए टेस्ट पीस, एक सैम्पल की तरह। तो हमने जाके देखा। और ये कब के मंदिर थे सर, कितने पुराने मंदिर थे? ये सब जो ना 8, 9, 10 सेंचुरी से शुरू हुआ है, 9वीं सदी से बनने शुरू हुए थे। ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स पुरानी गुर्जर प्रतिहार वंश के समय गुर्जर के। प्रतिहार डायनास्टी का है। तो मुझे उसमें एक ये फ़ायदा भी मिला, क्योंकि अब ना बिकॉज नो इतनी बुरी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो हाउ टू सॉर्ट इट आउट, ये कौन सी मंदिर का कौन सी पार्ट है, कौन सी पार्ट है, कौन सी पार्ट है, दिस यू हैव टू पुट ए टंग इन ईच एंड एवरी स्टोन। यस। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पूरी तरीके से आपको पता रहना चाहिए, वो भी उस ज़माने के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पता रहना चाहिए। तो इसी हिसाब से फिर हम लोगों ने एक एक मंदिर से, एक एक पत्थर से सवाल पूछने लगा, वेयर वेर यू व्हेन द टेम्पल वाज स्टैंडिंग। तो वही असल में वो है ना जी। मुहूलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, मुहूलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, उजड़े हुए बस्तियों में भी आबादियाँ बोलती है। क्या बात है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर जो ना सबसे मंदिर का सबसे नीचे का पोर्शन जो ना वेदी बंदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेदी बंदा। वेदी बंदा। वेदी बंदा। उसको भी 3 हिस्से में बांटेंगे, खुरा, कुंभा, कलशा। तो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूमन बॉडी, यू हैव गॉट द फीट, उसके बाद जंगा, फिर वरांतिका, फिर शिखरा, फिर मस्तका, ये है टेम्पल पार्ट। सो इट्स अ ह्यूमन कंसेप्ट। तो उसको उसी तरीके से फिर हम लोगों ने एक एक पत्थर को आइडेंटिफाई किया, एंड देन वी स्टार्टेड। एक गेटवे था, गेटवे भी, और 4 मंदिर जो है वो भी हम लोगों ने बिल्कुल 4 महीने के अंदर, उन्होंने टाइम दिया था 4 मंदिर के अंदर, महीने के अंदर वो हमने पूरा किया। उन सब पत्थरों को जोड़ के वापस से वो बिल्कुल उसी जो हम देखते हैं हुए पत्थर, जो टूटे हुए जो पत्थर है, तो उसको जो ना एरल्डाइट से एंड देन बाय इंसर्टिंग स्टील इनसाइड हम लोगों ने ये पूरे की पूरा खड़ा कर दिया। तो वो तो चमत्कार का काम हो गया था बिल्कुल। विद इन 4 months वी हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट 4 temples also and the gateway also। रिकंस्ट्रक्शन रेप्लिका मतलब क्योंकि भग्नावशेष से ज्यों का त्यों बना दिया, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं बनाई, उन्हीं पत्थरों से वापस जैसे थे वापस जोड़ के। इसको हम लोग एनास्टलोसिस कहते हैं। एनास्टलोसिस जो टूटा हुआ पोर्शन है, हाँ, उसको जो ना जैसे हड्डी के डॉक्टर जो ना करते हैं, नी सर्जन जो करते हैं, उसी तरीके से जो ना उसी में हम लोगों ने एरल्डाइट डाल दिया, उसके बाद जो ना स्टील इंसर्ट किया, एंड देन वी जॉइन दम टुगेदर। टूटे हुए कोई भी चीज़ हम जो ना बिल्कुल फेंकते नहीं है, वी रीयूज दम।
जब ये हो गया तो 4 महीने के अंदर ये काम हो गया, देन दे केम। जब भी ये लोग आते हैं तो उनका एक पहले वाला जो ना एक ग्रुप रहेगा, एक पायलट ग्रुप रहेगा, तो उन्होंने आके देखा, बिल्कुल मंजर बदला हुआ था। ये क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने आकर देखा? नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, डकैत लोग। अच्छा, डकैतों ने देखा कि ये जो पत्थर बिखरे पड़े थे, यहाँ तो 4 मंदिर बन गए। 4 महीने के अंदर हमने बिल्कुल बना दिया है। ओनली फोर टेम्पल्स जी। एंड देन प्लस द गेटवे। तो ये जो पहले वाला जो ग्रुप था, तो उन्होंने कहा, कौन थे ये डकैत, नाम तो बताइए। निर्भय सिंह गुज्जर। निर्भय सिंह गुज्जर का मिला ग्रुप आपसे था। आके? नहीं, वो उस टाइम में नहीं है, मुझे एकदम डायरेक्टली उनसे जाके मिलने का हिम्मत नहीं था। हाँ। वो तो बाद में जो ना अचानक मुलाकात हो गया। कैसे हुई मुलाकात? हाँ, तो वो ये हुआ कि एक बार जो ना मैं अच्छा वो चाह रहा था, ये इनका जो ना ये 3 गवर्नमेंट जो ना, फर्स्ट जो ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया। क्योंकि निर्भय सिंह गुज्जर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया था, एंड दैट वाज पब्लिश्ड बाय इंडिया टुडे में। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना बड़ा भाई बना दिया था, मुलायम सिंह यादव को। बिल्कुल। पत्रकारों को बुला बुला के इंटरव्यू देते थे, पैसे दे के टीका करते थे और पूरा अपना साम्राज्य दिखाते थे, कौन से सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं, आर्मी से लाई गई क्या चीजें हैं, कौन से टेंट हैं। उन्होंने पूरे गिना दिया था, मेरे वो वेपन है, ये वेपन है करके पूरा गिना दिया था। एंड आई हैड सीन दैट इंटरव्यू आल्सो। तो मैं फिर जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा था, तो अच्छा उन्होंने पहले मिलना चाह रहा था, डायरेक्टली मेरे पास भेजा, तो मैंने खबर भिजवाई आपको? ये इट वाज इन 2007 के पीरियड में है। 6 होगा और 7 का शुरुआत होगा, क्योंकि फिर तो सरकार बदल गई थी। किल्ड इन 2007 मेरे ख्याल में नवंबर के महीने में। हाँ जी, नवंबर के महीने में, एंड जस्ट 1 मंथ बिफोर, शायद मेरा ख्याल सितंबर ही होगा ये पीरियड। तो मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा था, तो एकदम जो है उनका एक आदमी जो है बीड़ी पी रहा था, नॉट इनसाइड द टेम्पल बट आउटसाइड, लेकिन उस आंगन में था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आती है मंदिर में बीड़ी पी रहे, विदाउट नोइंग ये कौन है मुझे कुछ पता नहीं। आपने मौके पे तुरंत हड़का दिया? तो आई मीन हिज फेस वाज हाफ कवर्ड आल्सो। तब तक जो मैं हमेशा जो ये सरेंडर डकॉइट्स थे, ये उनसे बातचीत करते थे, उनको हमेशा साथ रखता था। तो उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा सर उनसे कुछ मत कहिए। दैट गेव मी द मैसेज, कोई महत्वपूर्ण आदमी है ये। कौन आदमी है, तब तक मैं समझ गया, क्योंकि वो जो ना इंटरव्यू पहले देखा हुआ भी था। तो अब नो, यू जस्ट कैन नॉट रन अवे ऑल्सो। अच्छा, आप पहचान गए कि ये निर्भय गुज्जर? मैं समझ गया था। तो मैं उनके पैर पे बैठ गया। आप उनके पैर पे बैठ गए? हाँ, पैर पे बैठ गया। उसको और क्या करेंगे, तो वही बैठ गया। एंड देन आई एंगेज्ड हिम इन अ डिस्कशन। तो मैंने उनसे कहा सर, अभी तो सर कहना ही पड़ेगा। तो आपने डकैत निर्भय गुज्जर का सर आगे। तो मैंने उनसे कहा सर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस है, ये सिर्फ आप ही की वजह से बच गया। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ईदर इन अमेरिका और इन इंग्लैंड और इन फ्रांस, किसी और कंट्री में होता। आपने कहा कि आप डकैत यहाँ हैं, इसलिए मूर्ति चोर इन सबको नहीं ले गए। वो बागी कहते हैं, डकैत कहेंगे तो फिर तो उसी टाइम में आपका कत्ल किया जाएगा। हाँ, डकैत तो नहीं आप कह सकते। बागियों की वजह से ये मूर्तियां बच गई। आपकी वजह से, आप बागी भी नहीं कहा, आपकी वजह से। हाँ, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। क्या बोला निर्भय गुज्जर? उन्होंने कुछ बोला नहीं, पहले भी कुछ नहीं बोला था। उनको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देन आई टोल्ड हिम, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा है। एंड ही बिकेम क्यूरियस, वो क्यों? तो मैंने कहा कि बात ऐसा है कि ये जितने भी मंदिर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसी तरीके का मंदिर है, इसमें उत्तरांचल में है, जागेश्वर में है, बागेश्वर में है। हाँ जी। मैंने वहाँ पर भी काम किया, जागेश्वर में मैंने काफ़ी मंदिर का खड़ा किया है, और उसी तरीके से राजस्थान में भी है। ये सारे मंदिर जो है एक बहुत बड़े राजवंश थे यहाँ, जो गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी कहते हैं जी, उन्हीं लोगों ने बनाया। और आपका नाम है निर्भय सिंह गुज्जर, जिसका मतलब है यू बिलोंग टू दैट इलस्ट्रियस फैमिली ऑफ गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी। 1200 बरस पुरानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़े हुए आदमी है। हाँ, दैट क्रिएटेड द होल, आई मीन ही वाज ब्लोन ऑफ हिज फीट। खुश हो गया बिल्कुल, एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गया। उनको पहले पता नहीं था
उनकी ज़िंदगी के जो मकसद भी पता नहीं था, वो सीक्रेट भी पता नहीं था। तो दैट क्रिएटेड द होल थिंग। तो फिर देन आई सेड दैट मुझे मालूम था कि ये लोग जो ना एक तो हनुमान जी की पूजा करते थे, हाँ, डकैती करने के पहले जो ना या जो ना भगवती का पूजा करते थे, भगवती देवी की उपासना। देवी की पूजा, देवी की उपासक बहुत है। सो आई रिसाइटेड कुछ मंत्रास मैंने, महिषासुर निर्ना शविदात्री वरदे नमः, रूपम देवी, जयम देवी, यशो देही, दिशो जही, कुछ मंत्र पढ़ा। तो वो बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज दैट इज फ्रॉम देवी महात्मा। और आप बैठे वहीं थे नीचे, वही बैठ के, ऊपर खड़े होने के वो नहीं था, हिम्मत नहीं था, वही बैठ के ही सब सारा जी। तो एंड ही न्यू दैट आई मीन हिज एंड इज कमिंग। उनको भी पता, क्योंकि बिकॉज ही वाज रनिंग, उनके पास साथ जो ना पहले 80 लोग थे उनका पूरा ग्रुप में। फिर जो उनके एक भाई मारा गया, दूसरा भाई उसका मारा जो गया। मेन सिपहसालार था बुद्ध सिंह लाठी, यमुना के किनारे उसका एनकाउंटर हुआ था और बड़ा हथियारों का भी जखीरा चला गया था। ओ अच्छा अच्छा। उनका बेटा भी उनसे बिछड़ गया था, श्याम उर्फ दिल्ली, श्याम, या बिल्कुल पुलिस के पास जमा हो गया था जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी हाँ, पत्नी वही के साथ जाके, भाग वही गया जाके, था। हाँ। तो इट वाज वो बिल्कुल एकदम जो ना आदमी जो ना, आई मीन ही वाज ऑलमोस्ट शेकन। तो एक तो वो वाला था, और एक एक आदमी जो ना बिल्कुल एकदम मारे जा रहे हैं। फिर आई मीन विद इन, आई थिंक मेरे ख्याल में जब हम लोगों का जो अगस्त अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में शायद मुलाकात हुआ है, नवंबर में, एंड ही वाज शॉट डेड बाय अखिल कुमार जी जो थे, मुझे पता नहीं अखिल कुमार जी कहाँ है अभी, एंड इट वाज ही हु हैड लेड दैट टीम। अखिल कुमार जी ने, डीआईजी है शायद गोरखपुर में, ये जो ना वही उनसे डिस्कशन हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने जो परमिशन देने के बाद जो ना, फिर हमारे जो मंदिर का जो काम है, ऑलमोस्ट 80 टेम्पल्स हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट, एंड दैट टू कांग्रेस के पीरियड में। कांग्रेस के पीरियड में 280 टेम्पल पूरे की पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया। आप ये कह रहे हैं सर कि बटेश्वर का जो पूरा परिसर है, वहाँ पे कुल 200 मंदिर हैं जिनकी बुनियाद और जिनकी पेरिफेरी दिख रही है, उसमें से 80 मंदिर हैं जिनको दोबारा से उन सब पत्थरों को, प्रस्तर खंडों को जोड़कर कर लिया गया। 120 बचे हैं अभी, 120 बचे। वो काम क्यों रुक गया? We expected a lot of things from the BJP government. BJP government हमेशा जो ना बिल्कुल मंदिरों के बारे में बात करते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, लेकिन काम तो नहीं करते हैं। Because you know, I had a lot of connection with many BJP people also, many RSS people also. हमने काफ़ी कोशिश भी किया, मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया। अपने इंग्लिश किताब में मैंने उनका तो आई एम एन इंडियन आई एम करके जो किताब है, एंड उसमें मैंने बहुत क्रिटिसाइज भी किया है। उसके बाद भी जो ना देयर वाज नो, बटेश्वर में इनकी पीरियड में, जो बीजेपी के पीरियड में, एक मंदिर तक खड़ा नहीं हुआ। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो पत्थर तो अभी वहाँ फैले हुए जो हम देख के आए हैं, बहुत है उसमें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अधूरे बने हुए हैं। बहुत काम कर सकते हैं। अगर एक आदमी काम करना चाहे, उनकी नीयत सही है, देन द होल वर्ल्ड विल कॉन्स्पायर टू मेक यू सक्सेसफुल। आपको जिताने के लिए पूरा दुनिया उपचार करेंगे। और इस देश में तो पुरातत्व में इतना काम हो सकता है, बहुत सारे। आप हस्तिनापुर की के लिए, आप जो मथुरा का ये देखिए, हरियाणा में जो हांसी वाला पूरा इलाका है, बिल्कुल। तो ये सब चीजें ना आप जो ना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको मार्केटिंग भी करना चाहिए। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप जो श्रीलंका में जाइए या कोई यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बना के 200-250 साल पुरानी हवेलियों को ऐसे दिखाते हैं कि क्या साहब। बिल्कुल। यू नीड ए मिनिस्टर लाइक जगमोहन जी जैसे जो ना, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट मैन, जो वाजपेयी जी के पीरियड में उसी तरीके के वाजपेयी के पीरियड के पहले भी संजय गांधी के पीरियड में भी डीडीए में थे, फिर जम्मू कश्मीर में भी रहे। वेरी कंट्रोवर्शियल एंड फेमस। उन्होंने बहुत काम किया है। हमने भी उनका, जैसे खजुराहो में मैंने जो उनके साथ जो काम किया है, 100 एकड़ का ज़मीन जो ना, खजुराहो का जो ज़मीन था, वो वेस्टर्न ग्रुप एक अलग था, ईस्टर्न ग्रुप अलग था। कई मंदिर कई जगह पे था। कंदरिया महादेव वाला एक समूह है और एक अलग है। उनके ज़माने में हमने सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन जो ना पूरी की पूरा एक्वायर करके अब उसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसी तरीके के यू नीड विजनरी मिनिस्टर्स, यू नीड विजनरी
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल है, डिफरेंट पोस्ट में। जगमोहन जब अर्बन प्लानिंग और इन सब के मिनिस्टर थे तब उन्होंने आप लोगों को ये फ्री हैंड दिया? यस, वाजपेयी साहब के जमाने में? यस, वाजपेयी के ज़माने से। आई मीन ही वाज नॉट आवर मिनिस्टर आल्सो, तब भी मुझे बुलाते थे, जो जैसे कोई मीटिंग बनारस में कोई इंटरेस्ट मीटिंग लिया उसमें। हाँ, तो ही नोज किन से बात करना है, कैसे बात करना है। ये नहीं कि जो ना वो जो सेक्रेटरी से वो बात करेंगे, सेक्रेटरी जो ना जॉइंट सेक्रेटरी से बात करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी लाल फीताशाही, रेक्टेबिज्म में नहीं बिल्कुल पड़ते कुछ थे। नहीं, वो डायरेक्टली मुझे फोन करता था। तो यू नीड मिनिस्टर्स लाइक दैट, विजनरीज चाहिए, एंड आई मीन जो पावर ऑफ तो अब जैसे नरेंद्र मोदी सरकार है 2014 से, तो सरकार ने किसी प्रतिनिधि ने आप तक नहीं किया कि भाई आपका इतना तजुर्बा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में रहने के दौरान और आपने कितने मंदिरों को नए सिरे से बनवाया, जीर्णोद्धार किया, उन सब का किया, तो आपकी तो इस एक्सपर्टीज़ का देश को इस्तेमाल करना चाहिए कि मध्यकाल के पहले के जितने भी अवशेष, एक तो खुदाई हो इंडस वैली और उसके बाद की ठीक से, उसके बाद मध्यकाल के जो हैं, उसके बाद इधर काल के, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि भारत तो टूरिज्म में इसी के बिना पे बहुत कर सकता है। सरकार ने संपर्क नहीं किया कभी आपसे? अब मैं तो उनसे कह नहीं सकता हूँ कि आप मुझे बुलाइएगा, लेकिन जो ना कभी कांटेक्ट नहीं किया है, कभी इसमें चर्चा भी नहीं रहा। हालांकि जो ना मैंने कई आरएसएस के लोगों ने वहाँ जाके देखा और उनको इतना इम्प्रेस हुआ है। जैसे सुरेश सोनी है जो आरएसएस के जो पहले बड़े अधिकारी है, वो गए, कई मीटिंग मुझसे भी किया है, लेकिन कोई भी आई मीन एक्शन नहीं हुआ अभी तक जो ना, आज इस मोमेंट तक जो ना। माइनिंग भी बहुत होती है उसके आसपास, बहुत ज्यादा आसपास हुआ था। हाँ? उसके खिलाफ भी मैंने जो ना बहुत लड़ाई किया। एंड आई रोट ए लेटर टू एट दैट टाइम टू सुदर्शन जी को, मैंने एक लेटर, सुदर्शन जी वाज आरएसएस चीफ एट दैट टाइम, सरसंघ चालक थे मोहन भागवत के पहले। हाँ, भागवत जी के पहले। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखे, उसमें तो खैर तो मेरा इसमें सस्पेंशन, अगेन माय सस्पेंशन वाज इन द ऑफिंग। तो लेकिन उस टाइम में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी वहां पे मध्य प्रदेश में, एंड ही रोट अ स्पेशल लेटर आल्सो टू टेक एक्शन अगेंस्ट मी। लेकिन उस टाइम में ये था कि बिकॉज ना मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट था और दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो खैर तो पूरा कांग्रेस जितने भी थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो लोग सारे लोग मेरे सपोर्ट में आ गया। एंड इवन आरएसएस पीपल आल्सो सपोर्टेड मी एट दैट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बटेश्वर के मंदिरों का प्रसंग हो गया जिसको अभी पूरा किया जाना है उस काम को, है ना, और वो एक नज़ीर हो सकती है कि देश में जहाँ जहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं कैसे संरक्षित किया जाए। बटेश्वर मॉडल हो सकता है। इसमें मैंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए से कम पैसे से ये 80 मंदिर खड़ा कर दिया। कोई बिलीव नहीं कर सकते। मैं अभी जो काम करवा रहा हूँ दैट इज फॉर इन्फोसिस की तरह के लिए करवा रहा हूँ। क्या करवा रहे हैं सर अभी? इन्फोसिस में वो वहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर है, ज़्यादातर जो है शिव मंदिर है। कहाँ पे है ये? बटेश्वर में। तो शिव मंदिर में तो खैर तो जो है शिव की जो मूर्तियाँ रहती है अक्सर जो ना। नहीं, मैं इन्फोसिस का पूछ रहा हूँ सर, इन्फोसिस का काम कहाँ कर रहे हैं? वहाँ एक विष्णु मंदिर भी है, बहुत बड़ा एक विष्णु मंदिर है। तो इन्फोसिस जो ना उस उसको एक दिन जो ना सुधा नारायण मूर्ति जी जो मैडम है, जी, शी इज ए ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड शी इज ए ग्रेट ऑथर ऑल्सो। यस, और बच्चों के लिए भी बहुत कमाल किताबें लिखती हैं। बिल्कुल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे किताब लिखते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का उनका पकड़ बहुत अच्छा है। वन डे शी रैंग अप मी और मुझसे कहा कि मोहम्मद काफ़ी इसके बारे में सुन रहा हूँ एंड आई वुड लाइक टू विजिट द प्लेस अलॉन्ग विथ यू। तो मैं 2019 फरवरी में उनको ले गया। आप और सुधा मूर्ति जी गए बटेश्वर मंदिर? उनकी फैमिली के कुछ और भी लोग थे, सिस्टर थी, यंगर सिस्टर भी थी, एक और सिस्टर थी, एक उनका हस्बैंड भी थे। आई मीन जो अक्षय पात्र जो अमेरिका में पूरा चला रहे, वो एक देश पांडे साहब है, इनके जो सिस्टर के हस्बैंड, अक्षय पात्र वाले जी, तो वो भी थे। आई मीन तो ये लोग जो इतना इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है एंड तो आप कह रहे हैं कि इन्फोसिस का जो ट्रस्ट है वहाँ पे जो नए सिरे से काम हो रहा है उसमें वो मदद कर रहे हैं? पूरा फाइनेंशियल फंडिंग वही कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल, लेकिन अपने गवर्नमेंट जो ना कुछ नहीं कर रहे। सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कुछ नहीं कर रहे। सरकार अभी तक एक मंदिर भी खड़ा नहीं किया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक आई मीन शिवा हैज इल्यूमिन द माइंड ऑफ ए मुस्लिम मेरा, लेकिन आई मीन इट हैज नॉट इल्यूमिन द माइंड ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। आप जब ये कड़वी बातें बोलते होंगे तो सत्ताधारी दल को तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, बहुत बुरा लगता होगा, बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ना उनको जो ना इसलिए भी लगता नहीं है कि बिकॉज आई एम बेसिकली नॉट अगेंस्ट दम,
लेकिन उनसे जो ना काम करवाने के लिए कह रहे, तो ये भी जानते। अभी मैंने एक महीना पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा जो ना एक लेक्चर रखा था, इनका जो ना पूरा आरएसएस के, और उसमें विद्यार्थी ग्रुप थे, तो उसमें भी मैंने ये कहा, क्योंकि इस पीरियड में जो ना एक मंदिर तक खड़ा नहीं हुआ है। वो तुरंत कहेंगे फटाक से कि देखिए कितना भव्य मंदिर बन रहा है भगवान राम का अयोध्या में। अयोध्या में ठीक है, वो तो खैर तो एक वो था, एक अयोध्या का मैं मानता हूँ। आई मीन दे हैव ऑफ कोर्स, उसका तो उनका पॉलिटिकल फ़ायदा भी है। इससे शायद जो ना इन मंदिरों से शायद उनको उतना पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये चक्कर है। अच्छा, आप ये हमको बता रहे थे सर कि आप सुधा मूर्ति जी को ले गए, हमको आपकी एक और यात्रा एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ ध्यान आ गई, परवेज मुशर्रफ। या वो जब ताजमहल देखने आते हैं तो भारत सरकार की तरफ से आप वहां पर थे। क्या बातचीत हुई आपकी और परवेज मुशर्रफ की? उनकी तो खैर तो पहले तो उनका एक सवाल ये था, ये हु कंस्ट्रक्टेड ताजमहल, बनाया किसने उनका, किसने बनाया साहब? तो अक्सर जो हम लोग जो ना शाहजहां के नाम लेते थे जी। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, मैंने ये कहा, आई मीन द रियल डिजाइनिंग ऑफ दिस ताजमहल, इट वॉज डन बाई उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो लाहौर का जो कनेक्शन है, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ा कनेक्शन जो ना इंडिया और पाकिस्तान का कनेक्शन होना था, तो इनडायरेक्टली जो ना आई जस्ट वांटेड टू प्रोवोक दैट वन। अच्छा, जो 2003 की वो आगरा शिखर वार्ता हो रही थी, शिखर वार्ता में, तो इट वॉज उस्ताद अहमद लाहौरी हु हैड डिजाइन्ड द, आई मीन दिस ताजमहल। और उसके बाद मैंने ये भी कहा, शाहजहां और मुमताज़ महल की जो निकाह सेरेमनी जो हुआ था, एंड दैट वाज आल्सो इन लाहौर फोर्ट। अच्छा, शाहजहां की शादी वहाँ हुई थी? निकाह सेरेमनी, आई मीन नॉट द एक्चुअल जो मैरिज जो हो ना, दैट इज आफ्टर दिस वन। नहीं भाई साहब, ये समझ में नहीं आया, क्या फ़र्क होता है निकाह सेरेमनी में? निकाह में जो ना दैट इज ए रिलीजियस सेरेमनी रहता है कि जो ना वो बोलते हैं कबूल है, फिर छुआरे खाते हैं। वही वाला कबूल है। तो उनका लाहौर में हुआ था? वो लाहौर फोर्ट में हुआ था। अच्छा, बाद में रिसेप्शन दिया होगा दिल्ली आके? रिसेप्शन जो ना वो दिल्ली में हुआ दिया। फिर मैंने एक बार चीज़ और कहा, जो शाहजहां जो पैदा हुआ है वो भी लाहौर फोर्ट में था। So all these connection, you had to evoke these connection. क्या बोले परवेज मुशर्रफ? And he was visibly, I mean, this one was surprised. And उनके जो wife थे शेबा परवेज, वो she was asking more questions. अच्छा। हाँ। फिर मैंने एक चीज़ और कहा, तो उनको जो ना जो देर से जो ताजमहल हम लोग देखते हैं, हम लोग जो ना जाके 1 घंटे के अंदर ताजमहल देख के आ जाते हैं। देर इज ए चेंजिंग मूड्स ऑफ ताजमहल। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, चेंजिंग मूड्स ऑफ ताजमहल। तो आप सवेरे चले जाइए ताजमहल में, तो बिल्कुल शाहजहां एट दैट टाइम ताज ऐसी लगेंगी आपको, जस्ट लाइक ए गर्ल इज कमिंग आउट ऑफ द बाथटब, एकदम फ्रेश एंड फ्रैग्रेंट रहेंगे। सुबह सवेरे जाएंगे, ताजमहल देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जस्ट लाइक आई मीन एक लड़की स्नान करके बाहर निकली। बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेश। हाँ बिल्कुल उसी। एंड दैट इज बिकॉज यू नो, क्योंकि ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट which reflects the sun rays. जो सूरज का जो किरण है ना, वो whenever it strikes on the dome, and morning में तो खैर तो बिल्कुल pinkish रहेगा जी। या तो that would be, I mean, a very small, I mean, that would be having that kind of fresh and fragrant ये रहेगा। तो उसके जो सूरत है, कुरानिक सूरत लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा हुआ है? कुरानिक जो इंस्क्रिप्शन है, जो कुरान की आयत कहते हैं, कुरान के आयत कहते हैं उसको, एंड दैट इज द वर्सेस फ्रॉम कुरान, एंड द फर्स्ट वर्स इज सूरतुल फजर। फजर का मतलब है अर्ली इन द मॉर्निंग, जो वो सुबह सवेरे की नमाज होती है जिसको वो तो फजर की नमाज कहते हैं, फजर की नमाज कहते हैं। अच्छा, जो पौ फट रही होती है। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट सूरा है, जो कुरान जो आयत लिखा हुआ है, that is Suratul Fajr, that is just a reflection of this changing moods of Taj Mahal. ये वहाँ लिखी हुई है? लिखी हुई है। अच्छा। लिखी हुई है। Then उस साइड में जाइए तो उसको कहते हैं सूरतुल दुहा। दुहा मीन्स at the 9 and 10 o'clock। तो उस टाइम में जो ना थोड़ा सा सूरज के किरण जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसमें that is the mood of Taj Mahal would be different। हाँ। और फिर जो ना when the sun is at its peak, that is 12 बजे 1 बजे जो ना, तो सूरत शम्स कहते हैं। शम्स मीन सन, when it is at its height, zenith। तो उसमें जो ना ताजमहल किसको कहते हैं? शम्स मीन्स when the शम्स मीन्स सन,
शम्स मीन्स सन, सन सूर्य, सूरज। अच्छा। तो वो उस टाइम में अगर आप जाएंगे ताजमहल जो ना, शी वुड बी ब्लेजिंग विथ हर ब्यूटी। हाँ, एकदम रोशनी में नहाया हुआ। अब शाम को चले जाइए तो उसमें जो ना, शी वुड बी ऑलमोस्ट लाइक ए लेडी ऑफ 40 और 45 शी वुड बी नाउ काम एंड क्वाइट, नॉट आई मीन वेरी दिस वन। ये कवियों ने ताजमहल को स्त्री का रूपक देके अलग अलग समय का है। नहीं, नॉट ओनली कवियों का जो ना, जो उसका जो कुरानिक इंस्क्रिप्शन है उसका प्लेसमेंट भी उसी तरीके से है। वो जब तक आप कुरान के आयत एंड ताजमहल को जो ना एकदम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि आयतें सन कैसे पड़ेगा, लाइट कैसी होगी, मूड कैसा होगा, उसी हिसाब से चुन के वहाँ उकेरी गई है। उसको जो ना उकेरी हुई है, उसी को जो ना पूरे की पूरा बताते हुए। फिर सूरतुल लैल है, लैल मीन्स नाइट में क्या होगा। अलिफ लैला के बारे में सुना है, तो उसी तरीके सूरतुल लैल है। तो इसी तरीके से तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बताया उन लोगों को, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दम। जो एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस है ताजमहल का, ताजमहल जो आप अभी तक जो आप जिस तरह देख रहे थे उस तरीके से नहीं, इट इज डिफरेंट। नई जानकारी हमने तो कई बार देखा है, लेकिन इस तरह से हाँ, इन डिफरेंट इन बिकॉज ताजमहल इन द लाइट ऑफ कुरानिक आयत, वो क्या है। तो ये सब चीजें बताया। आई मीन दे वर रियली, आई मीन दे वर सो हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस वन। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को, क्योंकि कोई इसी तरीके से बताने वाले नहीं थे, तो इसलिए उनको तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये जो पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है ताजमहल को लेकर, हाँ, वो तो खैर तो जो एक्सट्रीम जो हिंदू ग्रुप्स है, वो तो खैर तो पूरी की पूरी बताते हैं इट वॉज अ तेजो महालया मंदिर, और वो भी परमार पीरियड का है, 11th सेंचुरी का है। ये पूरी की पूरी जो ना ये लोग बताते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर, और जो ना पूरे की पूरा मेडिवल आर्किटेक्चर भी, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर भी है। एंशिएंट इंडिया में कोई भी ऐसी मंदिर बताइएगा जिसमें आर्च हो, कोई भी एक मंदिर इंडिया में। आर्च मतलब ऐसे गोल गुंबद नहीं, वो तो डोम है। हाँ, मेहराब की बात कर रहे हैं। मेहराब की जो ना, वो अच्छा, हाँ। आर्च कभी भी हम लोग यूज नहीं किया। हम लोग उसको कहते हैं ट्रायबिएट सिस्टम कहते हैं, 2 पिलर और उसके ऊपर जो ना एक लिंडल रहेगा, उसको ट्रायबिएट सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो मुसलमान जो लाए हैं उसको आर्कोइड सिस्टम कहते हैं, जो आई मीन जो की स्टोन रहेगा, ट्रू आर्च कहते हैं उसको। ये पहले कभी भी जो ना मुसलमानों के आने के पहले ये ट्रू आर्च इंडिया में नहीं आया। ओके। उसके बाद जो डोम है, ये पहले कभी भी जो ना हमारे हिंदू आर्किटेक्चर में टेम्पल्स में नहीं, आजकल के टेम्पल्स में नागौरी शैली के थे। नहीं, हमारा जो ना हमेशा शिखरा शैली, ऐसे और उसको ऊपर शिखर, उसको नागरी शैली कहते हैं। अगर साउथ में आप जाएंगे तो उसको द्राविड़ा शैली कहेंगे। बीच में जो कुछ है उसको वेशरा स्टाइल कहते हैं। कौन सा स्टाइल? वेशरा। और ये नगर से बना है नागौरी। और हमारा जो ना नगर से इसी तरीके से बना हुआ। रेखा देवल शिखरा कहते हैं हम लोग उसको आर्किटेक्चर ले। अच्छा, ताजमहल अगर आप जो ना ये अगर जो ना 11वीं शताब्दी के छोड़ दीजिए, अगर जो ना अकबर इसमें मीन हुमायूं के पहले भी नहीं बना सकते थे ताजमहल, क्योंकि ताजमहल का जो डोम है ये डबल डोम कहते हैं। इसके इनर में एक डोम है और आउटर में भी एक डोम है। ये मुगलों के पहले हिंदुस्तान में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, जो सल्तनत पीरियड के मैंने 1192 से 1526 तक जो है वो सब सिंगल डोम है। जैसे आप लोधी कॉलोनी में चले जाइए, वो सब जो सिंगल लोधी गार्डन में जाइए, वो मकबरे हैं, सिंगल ऐसा सिंगल डोम है। हाँ। अच्छा, ये डबल डोम जो है ना पहले जो ना ये इंडिया में जो प्रयोग में आया है वो है सब्ज बुर्ज, जो निजामुद्दीन का जो राउंड अप है उसमें है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज हुमायूं टॉम्ब में है, वो डबल डोम है। अच्छा, तो ये असल में जो ना 11वीं शताब्दी में छोड़ दीजिए, आपको 16th सेंचुरी में 1526 के पहले भी जो ना ये डबल डोम सिस्टम आया नहीं है। फिर आप जो ना 11वीं शताब्दी में कहाँ जाएंगे, और ये कहते हैं इसका नीचे तहखाने में मूर्तियाँ रखा हुए। I was posted there। मैंने गए हैं तहखाने। बताइए साहब, ताजमहल के तहखाने में क्या है के मोहम्मद साहब? नहीं, ये सब जो ना बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम जो हिंदू जो ग्रुप है ना, वो जो पुष्पक विमान चलाते हैं या जो ना सर्जरी चलाते हैं, हम लोगों को सर्जरी आता था, या जो ना हमारे पास इंटरनेट थे, ये वो दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम ग्रुप। ये पर है क्या ताजमहल में नीचे कमरे हैं? नहीं, कमरे हैं,
क्या है उन कमरों में? कमरे में तो खैर तो आपको दोनों यहाँ पर भी है, आपका इसमें सफदरजंग में भी है, अब्दुर्रहीम खाने खाना का उसमें भी है, हुमायूं टॉम में भी है। तो दैट वाज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम जो था बनाना, इतना बड़ा आपको ये बनाना है तो उसी के लिए तहखाना है 22 रूम्स है। तहखाने में 22 कमरे हैं। 22 कमरे हैं। क्या है उन कमरों में? वो कुछ भी नहीं है, खाली है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो ना एकदम सेंट्रल पोर्शन में जो मकबरा है जो वो इसके भी नीचे है। हाँ। तो मकबरा है शाहजहां और मुमताज महल का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इसलिए उन खाली कमरों में सबने अपनी कहानियां भर दी। वो कहानियां भर दिया, क्या भर दिया। अच्छा, एएसआई के अधिकारी के तौर पे आप तो खूब नियमित रूप से भीतर सब जाते रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ASI has given a reply also, ये आज की गवर्नमेंट के पीरियड में दिया। नहीं, मैंने वो रिप्लाई पढ़ा भी है, लल्लन टॉप शो में बताया भी है। अच्छा। पर मैं पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जो गया है वहां। अच्छा। तो मैंने चाहा कि मेरे सुधी दर्शकों को एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने से पता चल जाए कि साहब उन कब्रों में है क्या। नहीं, मेरे अलावा 2-3 मुस्लिम ऑफिसर्स रहे होंगे, बाकी सारे हिंदू ऑफिसर्स हैं जो अंदर गए हैं, वो पूरे की पूरा देखे। सारे हिंदू, 2-3 शायद मुसलमान रहा होगा, तो बाकी सारे जो हिंदू। आपने देखिए सर जिक्र किया तो मैं ये सवाल पूछूंगा। एक आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी वफादारी है फैक्ट्स के प्रति। एग्जैक्टली। तथ्य क्या कह रही है? आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, नास्तिक हैं, आदिवासी क्या हैं? सही है ना। पर क्या कभी आपके काम पे इसका फर्क पड़ा कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है? किस तरीके के तजुर्बे रहे आपके? बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मैं धार्मिक भावना से काम नहीं करता हूँ जी। जैसे मैं यहाँ दिल्ली में था, तो दिल्ली में उस टाइम में कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कुछ मुसलमान लोग कोशिश किया। किन मस्जिदों में? उसमें तो खैर तो एक ये था कि ये जो इसका कुतुब मीनार के नीचे पीछे एक मस्जिद है, एक तो सीरी फोर्ट के पास जो ना महमूदी मस्जिद था, उसमें नमाज पढ़ने के लिए कोशिश किया। फिर इसका कोशिश किया मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ये अर्जी दी कि इस अर्जी नहीं दिया, वो जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बिना इजाजत के। हाँ बिल्कुल बिना इजाजत। ऐसा ही संरक्षित स्मारक में तो ऐसे संरक्षित है। हाँ। लेकिन एक पूरे ये जो ग्रुप आ गया, जमात आ गया, तो उसमें एक आदमी क्या कर पाएंगे। तो उसी तरीके से कुतुब मीनार के पीछे एक मस्जिद है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, तो उसमें भी इन लोगों ने कोशिश किया। तो इसमें 4 मस्जिदों में इन लोगों ने जाकर, जब आप दिल्ली में पोस्टेड थे, तो हमने पहले तो खैर तो उनसे जो ना, उसमें एक MLA ही वॉज ऑल्सो मतीन, सईद मतीन था शायद उसमें, मतीन अहमद सीलमपुर वाला, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो कुछ पूरा मुल्ला ग्रुप था। तो हम लोगों ने पहले उनसे कोशिश किया हमको समझाने के लिए, लेकिन नहीं समझा। तो फिर हम जो है पुलिस को रख के जो है इसको बिल्कुल पूरे की पूरे बंद करवाना पड़ा जी। तो वो हमेशा जो है मुझे हमेशा इसमें रखते थे कि इस मुसलमान की वजह से ये काम नहीं हुआ है, वरना हम लोग जो है पूरे ये नमाज। वो आपको एक ASI के जागरूक अधिकारी के तौर पर नहीं देख रहे थे, मुसलमान के तौर पर देख रहे थे। वो लोग उसी तरीके से देख रहे थे, लेकिन मुझे तो अपना कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट था। नियम ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में यदि कोई मंदिर, मस्जिद या ऐसी इमारत है, तो वहां पे ऐसे जाके सब लोग पूजा पाठ की कोई फूल चढ़ा रहा हो, कोई नमाज करे, सब नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रूल ये है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर ए मोन्यूमेंट, इफ इट वाज ए मॉस्क, नमाज है तो नमाज चलेगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर जो ना पूजा है तो पूजा चलेगा, लेकिन बाद में अगर आप कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रूल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, आज अगर आपने यहाँ परमिट किया तो फिर जो है अजंता एल्लोरा में शुरू करेंगे, आप जो है पूरा महाबलीपुरम का पूरा मंदिर ग्रुप में जो है शुरू हो जाएगा, और कोई अंत नहीं है फिर इसका। कोई नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कुतुब मीनार में, पहले जो है वो मंदिर थे, तो वहाँ पूजा करेंगे या नमाज पढ़ेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है बिल्कुल जो नियम है बिल्कुल एकदम सही है, एंड वी स्टूड बाय दैट। पुलिस को रख के बिल्कुल बंद कर दिया सब कुछ। अकादमिक जगत में भी जैसे आप श्री राम जन्मभूमि के मूवमेंट्स में जिन लोगों ने अपने अपने गवाही दी, बयान दिए, तो बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि देखिए साहब खुदाई हुई है और खुदाई में ये निकला है। तो ये सवाल हम अधूरा छोड़ाए थे बातचीत में पीछे, तो अब वापस वहीं पहुंचते हैं
कि खुदाई में क्या मिला, बाद में क्या हुआ, और वो केस में आपकी गवाही भी हुई थी? नहीं, गवाही नहीं हुई थी, मेरा किताब का जो आपकी नशा दे रिपोर्ट दिया और वो गया, सब रिपोर्ट वगैरह जो ना कोट उसका- किए गए थे। या। तो क्या वो जो मिले थे नीचे से खुदाई में भग्नावशेष, या। क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि खुदाई और भी होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई? इस समय की सरकार का क्या वो पक्ष था? और भी खुदाई होना चाहिए था। उसमें 2 बार खुदाई हुआ है। तो एक तो खैर तो प्रोफेसर लाल साहब के अंडर में हुआ था 1976 में। ये 76-77 में। जी। उसके बाद जो ना डॉक्टर मणि साहब, जो डॉक्टर BR मणि, ये कब हुआ? ये हुआ था 2003 में। दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड जो इवन अटल बिहारी सरकार के समय। इलाहाबाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, ऑन दैट बेसिस द सेकंड एक्सकवेशन वाज कैरिड आउट। उन्होंने बहुत एक्सकवेशन किया, लेकिन आप थे उस टीम में भी थे? नहीं, मैं उस टीम में नहीं था। जी। उस एक्सकवेशन में क्या निकला प्रोफेसर मणि वाले में? कैसे? प्रोफेसर मणि वाले उस खुदाई में क्या निकला था 2003 वाले? उसमें तो खैर बहुत सारे हम लोगों को मिला था, ओनली 12 पिलर्स मिले थे। अच्छा, उनको जो ना उसके 90 से ज़्यादा जो ना पिलर बेसिस मिले प्रोफेसर डॉक्टर BR मणि के एक्सकवेशन में, और मोर देन 216 टेराकोटा आइडल्स मिले जो मंदिरों से कनेक्टेड थे। टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां पकी हुई मिट्टी की बनी हुई। प्लस जो ना जो मंदिर में जो प्रणाला जो मिलेगा, प्रणाला वो है कि जो डेली अभिषेक करना पड़ता है, तो अभिषेक में जो ना पानी जो निकलते हैं तो उसको जो ना प्रणाला कहेंगे। तो वो प्रणाला भी जो है ये इट वाज क्रोकोडाइल फेस का जो ना प्रणाला मिला, मगर प्रणाला कहते हैं। दैट वुड बी अवेलेबल ओनली इन टेम्पल्स, कहीं और जो ना आपको जो ना ये नहीं होगा। तो मगर प्रणाला मिला, एंड देन ए नंबर ऑफ टेराकोटा आइडल्स जो ना जो इससे मंदिर से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें मिली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर वाज एन इंस्क्रिप्शन इन 20 वर्सेस। उसमें ये कहते हैं दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट विष्णु हु हैज़ किल्ड 10-headed पर्सन। तो वो 10-headed पर्सन कौन है? ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है, हाँ। जिसने 10 सर वाले को जो मारा है, 10 सर वाले को मारा है। दशानन का वध दशानन, करने बिल्कुल, वाला विष्णु बिल्कुल, अर्थात दशानन राम। विष्णु, बिल्कुल, ये इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन कितना पुराना इंस्क्रिप्शन है ये? ये 12th सेंचुरी वाला है, 12वीं सदी का 12वीं है। शताब्दी का। मतलब ये तय है कि 12वीं सदी में वहां ऐसा कुछ था। क्योंकि पैलियोग्राफी, मैंने पहले कहा स्टाइलिस्टिक जो है, उसी तरीके से पैलियोग्राफिक के लिए जो ना आप जो ना इसको एक एक स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ और कहा है कि जिन्होंने बाली को मारा, तो बाली को किसने मारा है? भगवान राम ने। सो एंड दैट इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो देयर। इसमें तो पूरे के पूरा फुल प्रूफ था, लेकिन जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जो हाँ, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि कई जो इतिहासकार हैं जो मार्क्सिस्ट वे ऑफ हिस्ट्री रीडिंग है उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें JNU की प्रोफेसर रोमिला थापर हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब हैं MU के, वो ये कहते हैं कि ये जो खुदाई में चीज़ें निकली, ये इस बात का संकेत करती हैं कि वहाँ पर बौद्ध और जैन कालीन मंदिर थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बौद्ध कालीन अगर जो है ना बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, वो ऐसा कहते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो स्तूपा है कहते हैं हम लोग, स्तूप। जी। हाँ, स्तूप जो है ना वो जो है जैसे डोम है, डोम जो ना डोम का जो ना बिल्कुल एकदम वैकेंट होगा, उसके नीचे का पोर्शन, जैसे सांची वाला स्तूप है। हाँ, वो ना सांची वाला स्तूप जो ना, अगर स्तूप है तो देन दैट वुड बी ए सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे सांची का है। या आप सारनाथ का जो ना दमेक वाला स्तूप देखिए, वो दैट वुड बी ए वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर। उसमें जो ना पूरी की पूरा जो ना मिट्टी भरा होगा या जो ना पत्थर भरा होगा नीचे का पोर्शन में भी। लेकिन इस्लामिक जो डोम है वो उस तरीके से नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा होगा, और ऊपर जो डोम होगा वो सॉलिड नहीं होगा, वो वेकेंट होगा। तो इनको पता नहीं है बेसिक डिफरेंस है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डोम एंड ए स्तूपा, ये पता नहीं है। क्योंकि ये जो ना जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों को जो मिला है, दैट वाज अ वेकेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम वो उसको कहते हैं वो जो ना ये जो ना बुद्धिस्ट है करके। बुद्धिस्ट है तो यू शुड हैव गॉट एन इंस्क्रिप्शन, या कोई जो टेराकोटा आइडल जो ना बुद्ध भगवान का मिल जाना चाहिए था,
या जो है ना कोई और वो जो inscription- टेराकोटा की मूर्तियां मिली वो कौन से भगवान नहीं, वो सब जो है ना टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके का भी कोई भी चीज़ मिला। असल में दीज पीपल न वो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, न इरफान हबीब इज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, न रोमिला तापर तो खैर तो जानती है, थोड़ा सा जानते, और आर्कियोलॉजी ये इरफान हबीब नहीं जानते। देन आई मीन अदर्स पीपल आर ऑल्सो, वो तो सब हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आर्कियोलॉजी के लिए आप एक्सकवेशन करेंगे क्या क्या मिलेंगे, इसके बारे में भी उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, ये आप अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कहा था, वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ये कहा था कि जो ना इसमें जो ना ये मस्जिद जो बनाया है ये खोरा ज़मीन पे बनाया है। इसके ये किसने कहा था? ये दिस वन, आई मीन कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने, कोर्ट ने उसके बारे में पूछा भी है। तो ये खोरा ज़मीन पे बनाया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, न मंदिर है न मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम से देखा तो इसके नीचे एनोमलीज मिले। एनोमलीज का मतलब ये है कि जो ना आपको इसके नीचे स्ट्रक्चर है, तब ये घबराया। कोरी जमीन पे नहीं बना है। हाँ, तो फिर एक्सकवेशन रुकवाने के लिए कोशिश किया। मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया, तो मुझसे भी कहा कि आप भी कोशिश कीजिए इसको एक्सकवेशन को रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था कि मैंने वो खुद जो है एक्सकवेशन किया है, इसको कोई रुकवा नहीं सकते। इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम। सत्य के अन्वेषण से किसी को क्या समस्या है, पता चले क्या है भीतर? कैसे नहीं, अगर उनको भी पता है कि अगर एक्सकवेशन अगर किया तो ये साबित हो जाएगी ये खोरा ज़मीन पे नहीं है, इसके नीचे मंदिर है। ये मैंने सैयद शहाबुद्दीन साहब से भी कहा, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुखिया थे और सांसद भी रहे थे। मैंने उनसे क्या कहा, बात हुई आपकी और सैयद शहाबुद्दीन की? असल में जो ना ये ससराम में, बिहार में, हाँ ससराम में, वो इनके जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो एंग्रोच करके एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो जवाहर प्रसाद उसका नाम था, एक एमएलए था, उन्होंने कुछ मंदिर बनवाना चाह रहा था सासाराम के मकबरे के अंदर। मकबरे के बड़ी अंदर खूबसूरत इमारत है, चारों तरफ पानी, वाटर बॉडी है, बीच में बड़ा भव्य मकबरा बना है वो सासाराम में। हाँ, वो पिछले कई सालों से उन्होंने काम कर रहे थे, लेकिन मेरे पीरियड में उन्होंने फिर उसको एक्सटेंड करना चाहा, एंड दैट वाज द बीजेपी पीरियड। सेंट्रल में बीजेपी था उस टाइम में, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं कुछ बोलूँगा ना, मैं डर जाऊँगा, लेकिन मैंने उसको रुकवा दिया। जवाहर प्रसाद जो करना चाहते, हाँ, जो कर रहे थे कि मैंने उसको रुकवा दिया। वो अपने लोगों को मारा भी है, लेकिन मैंने वो काम रुकवा दिया। तो सैयद शहाबुद्दीन रोट ए लेटर टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मिनिस्टर थे उस ज़माने में, उनको ASI को कंग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखा, एंड दैट लेटर वाज फॉरवर्डेड टू मी, क्योंकि मैंने ही रुकवा दिया था। तो उसमें फिर देन आई रोट ए रिप्लाई टू सैयद शहाबुद्दीन साहब को, क्योंकि आई हैड पार्टिसिपेटेड इन द अयोध्या एक्सकवेशन, क्योंकि ही वाज द एक्शन कमेटी के जो है चेयरमैन भी वही थे। तो आपको जो है इसी को जो है किसी भी तरीके से हिंदूज को छोड़ना चाहिए, क्योंकि आई हैड अर्लियर आल्सो सेड मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए पूरा दारोमदार है, क्योंकि पूरा राम जी से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद से कोई कनेक्शन नहीं है, खलीफा से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी जो ना जितने निज़ामुद्दीन औलिया है या अजमेर का औलिया है, क्योंकि इस्लाम की किसी ऐतिहासिक धार्मिक उसका कोई लेना देना नहीं, उस मस्जिद कोई कनेक्शन नहीं है। इतिहास का नहीं, इतिहास का तो कनेक्शन है, ऐतिहासिक कोई पवित्रता से उसका नहीं है कि जैसे अल अक्सा मस्जिद है, मक्का है, मदीना है। इट इज जस्ट ए मॉस्क फॉर देम। तो द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स आर आल्सो वेरी 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 मीगर देयर, क्योंकि मैं खुद जो ना वहीं दो महीने रह चुका हूँ। तो उसमें मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, ये छोड़ नहीं सकते। ये सैयद शहाबुद्दीन ने कहा। ही वाज इन टू माइंड्स। ये सब कुछ उन्होंने कहा, नहीं हम छोड़ नहीं सकते। आपने उनको ऐतिहासिक हवाले दिए कि हिस्ट्री, हाँ, कि खुदाई में क्या निकला, खुदाई और करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आपको जो ना ये हिंदू को जो ना बिल्कुल एकदम गिफ्ट की तरह दे देना चाहिए। तो ही वॉज अपेरेंटली रेडी फॉर दैट वन, लेकिन नाउ ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ए कमेटी। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो चाय वाय तो पिलाया, लेकिन जो ना ये बातचीत उन्होंने माना नहीं है। हाँ, कई प्रधानमंत्री भी उसका समाधान नहीं निकाल पाए। He had come to Patna
तो पटना में इनका कोई रिश्तेदार है तो वही मुझे बुलाया था एंड आई वेंट अलोंग विथ माय वाइफ। अच्छा। काफ़ी बातचीत भी किया। मैंने उनसे कहा कि इस तरीके का कोई भी काम मत कीजिए, काम आगे करेंगे तो खैर तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपने देखिए के मोहम्मद साहब पटना का जिक्र किया, राजगीर, वैशाली, इन सब में जो खुदाई हुई सम्राट अशोक के समय की, और वो जो केसरिया बौद्ध स्तूप, जरा उसके बारे में बताइए। ग्रेट। केसरिया स्तूपा एक ऐसा स्तूपा है कि जो ना ये बिल्कुल जो बरोबदूर का जो वर्ल्ड हेरिटेज जो स्तूपा है इंडोनेशिया का, उसका जो ना प्रोटोटाइप है यहाँ का ये ना केसरिया स्तूपा। कहाँ पे है ये है मुजफ्फरनगर है जो बिहार का। मुजफ्फरपुर में है, चकिया से जो ना केसरिया कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जो वैशाली में था, वैशाली में उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर जो ना मेरा मैं शरीर छोड़ दूंगा। मैं डेथ। हाँ। तो उन्होंने वहीं से कहते इदम पश्चिमागम आनंदा वैशाली दिश्यनम भविष्यदि। वो आनंदा हियर आफ्टर आई विल नॉट लुक टुवर्ड्स वैशाली एंड दिस इज माई आखिरी दिस वन। तो वो कह के जो ना फिर जो ना ही वेंट अवे फ्रॉम दर वैशाली। तो लोग जो ना बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बुद्धा से, तो लोगों ने उनको फॉलो करने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे साथ नहीं आना चाहिए। काफ़ी रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब केसरिया पहुँचे, केसरिया इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वैशाली, तो वहाँ जो ना भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र उनको दिया और कहा नाउ यू हैव टू गो बैक। सो एट दैट टाइम प्लेस एक छोटा सा मिट्टी का स्तूप बनाया था पहले, and then during the period of Ashoka it was converted into this one brick stupa बनाया, and then during the Gupta period it became a terrace stupa। और वो टेरस स्तूपा जो ना बाद में जो ना इंडोनेशिया है, बाकी जितने भी दुनिया में देखते हैं सबने वही कॉपी किया है। एंड दैट वाज बिकॉज यू नो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते थे एंड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स, इतना उसके लिए जो ना बिल्कुल सुमात्रा का जो किंग ने जो ना डोनेशन दिया करता था। एंड इट हैड 3 ग्रेट लाइब्रेरीज, रत्नगंजा, रत्नोदरी, रत्नसागरा। ये सब जो ना बख्तियार खिलजी ने ख़त्म किया है। बख्तियार खिलजी ने जला दिया, ख़त्म कर दिया पूरा यूनिवर्सिटी का। Otherwise, it would have been a great university. Yes, what a loss. And it was a great loss for the whole world, not only for the country. And Huangsang had taken 786 books from here. सबसे बड़ा जो ना on 20 horses के ऊपर वो ले गया था। Itzing had taken 400 books from here. इतना बड़ा भंडार था। वो सब जो ना इसको करते थे ना, कॉपी करते थे, कॉपी करके ले जाते थे। Such a great loss. तो ये कैसे केसरिया वाले स्तूप की खुदाई हुई, जरा वो बताइए सर। नहीं, वो तो ये था बिकॉज यू नो जब मैंने गया था वहाँ तो इट वॉज आई मीन देयर वर मेनी ट्रीज ग्रोइंग ओवर दैट, इट वॉज ह्यूज माउंट। उसके बाद हम अच्छा पता नहीं चला था इट इज ए टेरस स्तूपा है, ये पता नहीं था। देन वी स्टार्टेड द एक्सकवेशंस। तो एक्सकवेशन करके जो ना उसमें से ये पूरा टेरस स्तूपा निकला है। और सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हम लोगों को यहाँ मिला, राजगीर में मिला। राजगीर में उसी तरीके का एक स्तूप था और भगवान बुद्ध का जो ना शरीर का जो ना अस्थियाँ जो 8 प्लेसेस में जो ना बांटा था, उसमें द मेजर पोर्शन वाज ऑफ अजात शत्रु का था। एंड अजात शत्रु वाज द किंग ऑफ राजगीर। तो वो यहाँ लाके कहीं रखा था, कौन सी जगह है लोगों को पता नहीं था। तो वो हम लोगों ने डिस्कवर किया इसमें राजगीर में। एंड देन एक्सकवेटेड इट। जो अस्थियाँ रखने वाले जो ना उसको जो ना कैस्केट रहते हैं, उसको जो ना रिलिक कैस्केट कहते हैं, उसका एक टुकड़ा भी मुझे उस जगह से मिला। अच्छा। हाँ, इट वाज अ ग्रेट दिस वन अचीवमेंट, क्योंकि रिलिक कैस्केट मिलना बुद्धिज़्म में रिलिक कैस्केट से ज़्यादा जो ना हॉली चीज़ कुछ होता नहीं है। एंड आई गॉट ए पार्ट ऑफ दैट रिलिक कैस्केट ऑल्सो। अच्छा, उसी के ऊपर जो ना वो बनाने वाले थे, रेलवे ट्रैक बनाने वाले थे। नीतीश कुमार जी उस ज़माने में मिनिस्टर था। सो उनको पता नहीं, ये सब डिटेल्स पता नहीं था। तो वो तो पूरा जो ना कनेक्टिंग बोध गया को कनेक्ट करना था पटना से, जो ना ट्रेन रेलवे ट्रैक बनाने वाला था। लेकिन उनके आदमी काम करने के पहले जाके मैंने वहाँ एक्सकवेशन किया एंड आई गॉट ए ग्रेट रिलिक कैस्केट ऑल्सो। सो दैट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। कमाल है। सवाल हमें
सोशल मीडिया पे बहुत सारे दर्शकों ने पूछे, उन पर आऊँगा, पर उससे पहले मैं जो हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं उनके सवाल ले लेता हूँ। सर, एक विवाद काशी विश्वनाथ मंदिर को भी लेके चल रहा है। या उस पे एक पक्ष कह रहा है कि ये फवारा है, एक पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है। आप क्या बताते हैं? दैट इज एक्चुअली द होल, आई मीन नॉट ओनली फव्वारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, द होल स्ट्रक्चर दैट वाज पार्ट ऑफ द टेम्पल, पूरी की पूरा वो औरंगजेब ने बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ फव्वारे की या शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें समस्या क्या है, वी हैव ए 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, जिसके तौर पे जो ना आई मीन ओनली अयोध्या इज़ एन एक्सेप्शन, बाकी सारी चीज़ों के लिए द कट ऑफ डेट वुड बी 15 अगस्त 1947। तो दैट इज़ द समस्या। लेकिन अगर मुझसे पूछे क्या करना चाहिए, मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन, वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, 2 जगह और जो ना मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। एक तो ज्ञानवापी तखत छोड़ना चाहिए और मथुरा भी छोड़ना चाहिए, बट देयर इज़ ए राइडर। वो राइडर ये है कि जो ना ये और ये इसमें जब तक रिलीजियस वर्शिप एक्ट का संशोधन नहीं होगा तब तक जो ना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इंडिविजुअली पूछेंगे तो आई विल से दैट आई मीन दीज 3 प्लेसेस शुड बी एन एक्सेप्शन फॉर द मुस्लिम शुड विलिंगली दे शुड हैव डोनेटेड इट। वही है मेरा ओपिनियन। सर, आप ये कह रहे हैं कि मथुरा में भी तोड़ के बनाई गई थी मस्जिद? मथुरा में भी वही है, क्योंकि बिकॉज इसमें माशिर आलमगीरी करके किताब है, साकी मुस्तैद खान ने उस ज़माने में लिखा हुआ है, दैट इज़ एन ऑफिशियल वर्जन ऑल्सो। उसमें भी यही कहा है कि जो ना ये पूरा जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स जो ना उसी के बारे में कहा है, एंड दैट इज़ आर्किटेक्चरली ऑल्सो इट इज़ वेल नोन। ऑल्दो जो मस्जिद है उसमें तो खैर तो आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन मस्जिद के जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें इट इज़ वेरी क्लियर। सर, इसको लेकर के बहुत सारे जो लिबरल मुस्लिम भी होते हैं कि कहते हैं कि चलिए हमने मान लीजिए ये 2 चीज़ें छोड़ दी, लेकिन उसके बाद पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आपने बताया, आपका ये एक बयान है कि दिल्ली में कोई मस्जिद का आपने नाम लिया कि 24 मंदिरों को तोड़ करके वो मस्जिद बनाई गई है, तो ऐसे तो फिर बहुत जगहों पे क्लेम शुरू हो जाएंगे। नहीं, हमने वी शुड मेक एन एक्सेप्शन ओनली फॉर 3 प्लेसेस। जैसे मथुरा है, मथुरा जो ना भगवान इसमें कृष्ण से जो ना एसोसिएटेड है, और जो ये है वाराणसी है, पूरे की हिंदुइज़्म का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ना उसका एक सेंटर है, क्योंकि इसको जो ना मध्य देश कहते हैं। तो मध्य देश में जो ना ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए इसका मतलब यही है कि पेंडोरा बॉक्स खोलने का नहीं है, उसके लिए हिंदूस भी जो ना कोशिश नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे उम्मीद है हिंदुइज़्म तो ना उस के लोग जो ना ज़्यादातर लोग उसके लिए कोशिश नहीं करें। कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो ना कोशिश करेंगे, वो तो खैर तो ऑब्वियसली, लेकिन हिंदू एज ए ग्रुप जो ना इन सारी चीज़ों को जो ना इग्नोर करेंगे, बिकॉज हिंदुइज़्म इज सच ए लिबरल रिलीजन। अगर मॉडर्न आदमी को कोई रिलीजन की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा रिलीजन में बिलीव कीजिए, अगर ज़रूरत है, हिंदुइज़्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजिकल रिलीजन फॉर दैट। मेरा सवाल ये है सर, हाँ, कि जिन लोगों की आपके साथ बहस हुई है उसमें रोमिला थापर हैं, बिपिन चंद्रा हैं, इरफान हबीब हैं, नजफ हैदर हैं, DS कोशाम्बी हैं, DN झा हैं, तमाम बहुतरे नाम, ये वो लोग हैं जिनका टेक्स्ट ना पढ़ने के लिए हमें डांट पड़ी थी। तो आप, एक सूरज भान जी उसमें अकेले थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो ये बहस जब हो रही थी और आप अपनी तरफ से अकेले थे और इतने सारे ये लेजेंड चेहरे हैं, तो क्या आपके भीतर वो कैसी पनपती थी? आप उस बहस को कैसे तैयार कर पाते थे? एक तो वो बहस है एकेडमिक तौर पर, लेकिन क्या कभी आपको डर लगा, या इतने सारे लोग जब आकर के हो तो आप उसको कैसे फील करते थे? असल में हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो आर्कियोलॉजी में असल में हुआ क्या है हम लोगों को मालूम है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। एज यू सेड, सिर्फ एक ही सूरज बानी एक आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन उनका भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें फील्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। तो फील्ड एक्सपीरियंस वाले जो ना बहुत चीज़ें बता पाएंगे। जैसे मैंने इसके बारे में कहा, इबादत खाने का कहा है, तो दैट वाज आई मीन बिकॉज बाय दैट टाइम मैं 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस था मेरे पास जो ना। तो इन लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट ये था, दे हैड ए लॉट ऑफ कनेक्शंस विथ इंग्लिश प्रेस से जो ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट वो वैसे भी जो ना इंट्रोवर्ट रहते हैं, अगर उन्होंने कोई डिस्कवरी किया भी है वो बोलेंगे नहीं,
मुझे इसे जो ना एक दो शायद कोई एक्सेप्शन होगा, तो इसलिए उनको बहुत फ़ायदा हुआ। वो काफ़ी उन लोगों ने उसमें जो है फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अब इतने चैनल्स आ गए, क्योंकि चैनल वो ज़माने में नहीं थे, तो अब जो ना पूरा दुनिया का सामने है आर्कियोलॉजी में क्या कर रहे हैं और जो हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब लोगों को पता है। सर कॉमनवेल्थ गेम के आसपास की बात है कि दिल्ली में रिस्टोरेशन का काम चल रहा था पुराने मॉन्यूमेंट्स का। उस समय आपने इमारतों के पास, जो पुरानी इमारतें थी उनके पास पास कुछ स्कूल खोल दिए जिसमें बच्चे पढ़ने लगे थे। सही। तो उस इनिशिएटिव को ओबामा जब भारत आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने तारीफ भी की और अमिताभ बच्चन ने उसके लिए आपको एक अवार्ड भी दिया था। लेकिन फिर सर ऐसा क्या हुआ कि वो सरकार ने आपको कोई कारण बताओ नोटिस दे दिया? क्या था वो? अच्छा, वो असल में जो ना, ये तो कुछ मिनिस्टर्स, कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे रहते हैं। मैं तो हमेशा जो ना इनिशिएटिव लेता था इन सब चीज़ों में। एंड आई हैड ऑलवेज जो ना, जो गरीब जो है तबका है, उनको हमेशा सपोर्ट भी करते थे। एंड दे सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग। जैसे फतेहपुर सिकरी का जो डिस्कवरी वगैरह हुआ है, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, लेकिन जो गरीब लोगों को मैं सपोर्ट करता था, वो जो ना कई जगह पे जो ढूंढ के जो ना मुझे बता देते थे। तो मैं सर्वे, वो जो ना उपनिषदिक फिलॉसफी है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट वन। तो ये इसी तरीके से मैं 5 स्कूल चलाया करता था। एक कुतुब मीनार में था, एक तो लाल किले में था, एंड देन इन पुराने किले में था, तुगलकाबाद में चलते थे। तो इसी तरीके से हम लोग जो ना 4-5 स्कूल चलाया करते थे। तो माय वाइफ शी वाज रनिंग दैट वन। तो बच्चों को, क्योंकि इन लोगों को बच्चों को एक स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ये सब जो ना माइग्रेंट लेबरर्स है, 2 महीने एक काम जगह पे करेंगे, 3 महीने में एक काम करेंगे, फिर वो कहीं से निकल जाएंगे। तो उसके लिए जो ना एक बहुत अच्छा सिस्टम हमने शुरू किया। इट वॉज अ टेंडर्ड स्कूल। तो भाई ये ना कुछ अखबार वाले आए, तो उन्होंने जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा उनसे कुछ बातचीत नहीं करते, तो वो लोग जो ना अखबार वाले जो ना हमेशा ASI के ख़िलाफ़ था। तो यहाँ पर भी वो आए थे ASI के ख़िलाफ़ जो ना कोई न्यूज़ बनाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने आके देखा, एक तो खैर तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम चल रहा था। देन आई वाज, उसी के साथ साथ जो ना मैंने 40 एकर्स ऑफ ज़मीन ईस्ट दिल्ली में, उसमें तो 1 एकड़ ज़मीन जो है ना बिल्कुल एकदम चांदनी चौक के एकदम सामने है। तो जो पहले ASI का नहीं था, वो सब जो ना ASI के उसमें जो ना प्रॉपर्टी में लाया। उसके साथ साथ ये स्कूल चलाया, तो फिर जो ना पूरा गार्डन बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो उसमें जब मैंने दिस वाज रिपोर्टेड, तो मेरे ख्याल में IBN 7 थे उस ज़माने में। उन लोगों ने मुझे एक सिटीज़न जर्नलिस्ट अवार्ड दिया, एंड दैट वाज गिवन बाई अमिताभ बच्चन जी ने दिया, एंड इट बिकेम ए न्यूज़। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जब ओबामा जब आए थे, तो उन्होंने सेड दैट ही वांटेड टू मीट दिस चिल्ड्रन। तब जो ना इन लोगों ने अखबार में वो भी आ गया। देन मुझसे शोकॉस नोटिस इशू किया, हु टोल्ड यू टू रन दिस स्कूल्स? तो मैंने कहा था, मैं आई एम रनिंग इट विद द हेल्प बाई फाइनेंशियल एड ऑफ, अपनी सैलरी से मीट आउट करता हूँ, ये नहीं कि जो ना इससे जो ना गवर्नमेंट किटी से नहीं लेता हूँ। तब जो ना फिर वो शांत हो गया। एक और सवाल था सर, हम लोग छोटे पे थे तो HDTV 18 पे एक कार्यक्रम आता था एंशिएंट एलियन, तो उसमें बता दिया जाता था जो पुरानी इमारतें हैं उनमें वो छोटे छोटे वो बने रहते ना, वो चित्र वित्र टाइप के, उनको देख के बताते थे कि ये एलियन ने बनवाए हैं, और इस तरीके से बहुत सारी उसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज बताते थे। तो सर मुझे ये जानना है कि ये पूरा प्रोसेस, जब भी आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने जाते हैं सब, क्या प्रोसेस रहता है, किन किन चीज़ों को देखते हो और कैसे पता लगता है कि ये मतलब जो भी चीज़ें हैं वो कितनी पुरानी हैं और क्या? नहीं, उसके लिए तो खैर तो बिल्कुल आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रहता है, क्योंकि एक तो स्टाइलिस्टिक डेटिंग रहते हैं, फिर जो हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग जैसे C14 डेटिंग है, तो वो डेटिंग हम नहीं करेंगे, हम तो स्टाइलिस्टिक डेटिंग करेंगे। एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए जो ना C14 का जो ना जो लैब है वहीं भेजेंगे। C14 कार्बन डेटिंग कहते हैं। फिर जो ना बहुत सारे जो ना डेटिंग है, केमिकल डेटिंग रहते हैं हम लोगों का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी करके जो ना डेटिंग देते। तो कई डेटिंग का मेथडोलॉजी है, उसी के बेसिस पे जो भी डेटिंग वो देंगे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, अयोध्या में जब खुदाई हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने कहा कि जो मूर्तियां अंदर मिली, जो स्ट्रक्चर मिला, वो बौद्ध धर्म के समय की थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट उस नतीजे पर कब पहुंचे और किस आधार पर पहुंचे कि वो मंदिर थे
मंदिर के अवशेष थे? नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को जो ना ये जो मूर्तियाँ जो मिली है उसमें एक भी बुद्धिस्ट मूर्ति नहीं है, एक भी नहीं है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो रिपोर्ट जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था वहाँ कुछ बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल एरिया भी है, लेकिन दैट वाज नॉट इन दिस एरिया। ये जन्मभूमि इस जगह है, उस पर नहीं, ये उसके ग्रेटर अयोध्या में है। ग्रेटर अयोध्या में जैन भी है, उसी तरीके से बुद्धिस्ट का भी है, लेकिन जो ना वहाँ से जो ना मूर्तियाँ जो भी मिली है उसमें एक भी हमें बुद्धिस्ट मूर्ति नहीं मिला। तो आप लोग इस नतीजे पर कब पहुंचे कि ये कोई राम टेम्पल था या फिर इस तरीके का कोई टेम्पल था यहाँ मुझे वो स्ट्रक्चर? बताया ना, आपने सुना नहीं, ये बुद्ध, वो एक इंस्क्रिप्शन मिला जिस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि ये किसका मंदिर है। ये 12वीं सदी का इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा है कि वो विष्णु जिन्होंने 10 सिर वाले व्यक्ति का वध किया और वो विष्णु जिन्होंने बाली का वध किया। आप शायद उस समय डेस्क पे थे। हाँ, उसका जवाब दे चुके हैं। हाय सर, मेरा नाम दीपक है। दीपक, ऐसा कहा जाता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा, तो आपका काम ही वो है शायद। तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी जो आपने 3 जगहों का नाम लिया जहाँ से मुस्लिम्स को खाली कर देना चाहिए, वो छोड़ देनी चाहिए जगह, बट जो चीज़ें 1000 साल पहले 2000 साल पहले हुई हैं, क्या उनके बारे में अब कुछ फैसले पे पहुँचना अब ज़रूरी है और क्यों है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई हिंदू उस एरिया में जाते हैं, जैसे ज्ञानवापी का एरिया है, मैंने देखा है, क्योंकि आई हैव सीन इट फ्रॉम बोथ साइड, मुस्लिम कम्युनिटी के साइड से भी देखा है, हिंदूज के भी साइड से भी देखा है। उस जब भी वहीं जाते हैं तो उनका तो खैर तो बिल्कुल दिल और दिमाग में बिल्कुल एकदम दूसरा फीलिंग है। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आपको उस तरीके उतना ज़्यादा वो नहीं हो, लेकिन एक आम हिंदू जब जाते हैं इट रियली हर्ट्स हिम वेरी वेल। अब मैंने मंदिर में वहाँ जो ना ख़ासतौर जो ना ये जो ना मथुरा में मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोगों के दिल में जो ना बहुत ज़्यादा गुजर जाते। एंड मुस्लिम शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग ऑफ हिंदूज। उनके लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है मुसलमानों के लिए, और इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिंदूज़ के लिए खैर तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा। तो ये समझना चाहिए, बस इतना ही। थोड़ा सा अगर समझ लिया हो तो मुसलमान, एंड थोड़ा सा अगर मैंने दे हैड कम टू ए काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम जितने भी है वो सब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसमें से सबसे जो ना प्रॉब्लम ये है, ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन दे क्रिएटेड द प्रॉब्लम, वरना जो ना बहुत सारी चीज़ें जो ना ऑटोमेटिकली एमिकेबली वी कुड हैव सॉल्व्ड इट। सर, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल साइट्स के खुदाई के जब हो रही थी उस टीम के पार्ट थे, तो ऐसा कोई साइट था जो जहाँ पे जो आपने डिस्कवरी की वो आपको और आपकी टीम को लगा अरे ये तो बिल्कुल सोचा नहीं था, बहुत सरप्राइज कुछ डिस्कवरी आपने की हो? नहीं, सरप्राइज जो डिस्कवरी जो ना सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी 2 है। एक तो वो जो इबादत खाने का जो ना फतेहपुर सिकरी में जो डिस्कवरी हुआ था, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, ये इतना बड़ा जो ना डिस्कवरी हो सकता है, क्योंकि पहले तो खैर तो हम बस ऐसे ही जाके किया था। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वाज एट राजगीर में रिलीक कैस्केट मिलना। रिलीक कैस्केट का मतलब ये इससे बड़ा और कोई चीज़ जो है नहीं है, जिसमें भगवान का अस्थि है, जो बुद्ध भगवान का अस्थि है। मुझे अस्थि नहीं मिला, लेकिन अस्थि जिस बर्तन में रखा था, पात्र में रखा, उस बर्तन का जो टुकड़ा मिला, पूरा मिल नहीं पाया, क्योंकि इट वाज टेकन आउट बाय दोस पीपल। तो ये सब चीज़ें जो ना ज़िंदगी में जो ना कुछ ऐसी अनुभव है जो कभी सोच नहीं सकते थे, कभी आप इसको कंसीव नहीं कर सकते थे। मेरा एक सवाल है, जब हम आर्कियोलॉजी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं तो हमें इजिप्ट से रिलेटेड या तूतनखामन से रिलेटेड ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलती हैं, इनके वीडियो एविडेंस मिलते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर हैं, वो जो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो जब हम उसे देखते हैं एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लगती है। इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि हमें मतलब किसी के हवाले से जब आप जैसे अभी बता रहे हैं तब पता चले, इसका कोई वीडियो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं प्रेजेंट होता? और दूसरा सवाल मेरा दारा शिकोह को लेकर था, क्योंकि इनके बारे में भी हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा कि इनके सर काट के ताजमहल तक ले जाया गया, बॉडी कहाँ है पता नहीं, फिर बीच में रिपोर्ट्स आई कुछ कि इनकी बॉडी हुमायूंस टॉम्ब में है। मतलब क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये अब तक कहीं क्लियर ऐसे मेंशन नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो उसका जो आंसर यही है कि हम लोग जो ना अपनी जो भी जो हुआ है,
वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू हम लोगों को मालूम हो रहे हैं, लेकिन देयर आर नो रिटन एविडेंस, क्योंकि हम हमेशा श्रुति में बिलीव करते थे, तो लेकिन राइटिंग में नहीं रखते थे। बाकी सुमेरियन कल्चर, इजिप्शियन कल्चर में आपको हीरोग्लिफिक में बहुत सारी चीज़ें इन राइटिंग में है। रोज़ेटा टेबल जो नेपोलियन ने जो बनाया था 1799 में, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसी तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, पर्शियन सिविलाइजेशन, इवन इन चाइनीज़ सिविलाइजेशन, उसमें सब लिखी हुई चीज़ मिलते हैं। लेकिन हम लोगों ने लिखना हमारे यहाँ सिर्फ अशोक के पीरियड से ही आपको यू फाइंड इट इन राइटिंग, उसके पहले नहीं मिल पाते। इसीलिए हम लोगों के पास बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है। वो उसी तरीके से हम लोग समुंदर पार नहीं करते थे, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे बाहर के कंट्रीज जीत नहीं पाए। जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी आए, तो हम लोग इधर से उधर भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए थे, न हिंदू कुश आप पार नहीं कर सकते, या आप समुंदर पार नहीं कर सकते। सो दीज आर सर्टन हर्डल्स। तो और फिर हमारा कास्ट सिस्टम था, उसमें तो ओनली राजपूत कुड फाइट इट, नॉट द लोअर क्लास पीपल। शूद्रम अक्षर संयुक्त दूरद परिवर्ज्य, जो अक्षर ज्ञान मिला है उसको बिल्कुल बाहर निकालिए। तो इस तरीके के हमारे सोशल नेटवर्किंग है ना, जिसकी गलती की वजह से हमारा बहुत सारे एविडेंसेस नहीं हो पाए। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू डू द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वर्क। वो भी जो मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। और इसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हो? वीडियो डॉक्यूमेंट अभी तो करना शुरू कर दिया है। और इसका जैसे दारा शुकू का है, दारा का शुकू का ऑलमोस्ट एक डॉक्टर संजीव कुमार करके, ही इज़ नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम, संजीव कुमार ने काफ़ी काम करके, ही इज़ एन इंजीनियर इन दिस वन दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उन्होंने काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठा करके he has decided the thing, and that has been now approved also almost by all the historian, and that is हुमायूं टॉम के नीचे है। सर मेरा एक सवाल ये है, अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि हिस्ट्री में हज़ारों साल पहले जो हो गया, आज का मुसलमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर फिर भी एक कलेक्टिव फीलिंग ऑफ गिल्ट एक्सपेक्टेड है इस कम्युनिटी से आज के टाइम में। और आपने बोला कि अगर मुस्लिम्स अगर 2-3 जगह विकेट कर दें, हैंड ओवर कर दें, तो वो अपनी तरफ से दे आर गिविंग इन, तो क्या ऐसा करने के बाद वो फीलिंग चली जाएगी? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दब जाएगा। अब भी हिंदू कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। तो हिंदू कम्युनिटी की यह है, मैंने कहा इससे सो लिबरल रिलीजन, इस तरीके के लिबरल रिलीजन आपको मिलना मुश्किल है। तो फ्रॉम दैट मुस्लिम शुड हैव टेकन एडवांटेज आउट ऑफ इट। थोड़ा सा कुछ चीज़ों मामलात में अगर समझौता किया होता, नज़ारा बिल्कुल एकदम बदल जाते हैं। दैट मुस्लिम्स डिड नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी, उसमें गलतियाँ हुआ। हिंदूज काफ़ी दब जाए। आजकल भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी जब अटैक होता है, डिफेंड करने वाले मुसलमान नहीं है, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स है। लेकिन आप ये उल्टा नहीं मिल सकते आपको। अगर हिंदूज़ के साथ अगर कोई अटैक हुआ है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उनका सपोर्ट करने के लिए मुसलमान नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंदूज आ जाते हैं। सो दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म। ये आप जो बार बार अपने ख़यालात जाहिर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मथुरा और काशी को लेकर, जब आप पब्लिकली ये बोलते हैं तो आपको किस तरीके के टैक्स दिए जाते हैं, किस तरीके के लेबल लगाए जाते हैं आपके? मुझे लोग वही आरएसएस वाला समझते हैं। अच्छा, आरएसएस वाला ही समझ। थोड़ी देर पहले तो आप आरएसएस वालों पे भी नाराजगी जता रहे थे, बटेश्वर इन सबको लेकर। मैं तो हिस्टोरिकली जो है वही कहता हूँ। आई एम सिंपली एन आर्कियोलॉजिस्ट जी। हमें न हिंदू से कोई मतलब नहीं है, न आरएसएस वालों से कोई मतलब नहीं, न मुसलमानों से। ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लिबरल ओपिनियन है। और एंड वो जितना सही है जितना गलत है वो आप लोग डिसाइड कीजिए, यही कहता हूँ मैं उन लोगों से। हड़प्पा का जो लेटर पीरियड था वो 1300 BCs का था, और जो PGW का जो अर्ली पीरियड है वो 1100-1200 BCs का है। तो लगभग मतलब हालांकि 100 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन आर्कियोलॉजी में बहुत छोटा होता है। तो हड़प्पा और PGW में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? मतलब क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता ना, एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए और अचानक से एक सिविलाइजेशन शुरू हो जाए, बीच में कुछ तो कनेक्शन होगा। और सर एक सवाल ये है कि अभी तक हम लोग स्क्रिप्ट क्यों डिसाइफर नहीं कर पाए हैं? यस, असल में स्क्रिप्ट का डिसाइफरिंग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको कोई ट्राइलिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे,
जैसे वहाँ मिला है, जैसे इसमें बहिस्तम इंस्क्रिप्शन मिला है जो पर्शिया में जो मिला है, उसमें तो खैर तो इसमें ओल्ड पर्शियन में भी है, डिमोटिक लैंग्वेज में भी है, फिर जो ना इसके जो ना इनका कॉप्टिक लैंग्वेज में भी है। तो ओल्ड पर्शियन थोड़ा सा पता था लोगों को, पूरा पता नहीं लेकिन थोड़ा सा पता था। एंड हेरोडोटस ने सारे किंग्स का नाम भी दिया था, तो उसी बेसिस पे वो 3 लैंग्वेज था उसको डिसाइफर कर पाया। उसी तरीके से इधर भी इजिप्ट में एक तो हीरोग्लिफिक में था, हीरोग्लिफिक लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसमें ग्रीक में था, ग्रीक में भी था एंड देन डिमोटिक लैंग्वेज में भी था, ग्रीक लोगों को पता था। तो उसी की वजह से जो ना बाकी दोनों लैंग्वेज जो ना वो डिसाइफर कर पाए। तो जब तक आपके पास जो ना कोई ट्राइलिंगल या बाइलिंगल लैंग्वेज वो नहीं मिलेंगे, डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, हड़प्पा का जो डेटिंग जो आपने पूछा है, बिकॉज यू नो इट इज़ द मैच्योर पीरियड जो हड़प्पा का डेटिंग है दैट इज़ फ्रॉम 2500 BC या 2600 BC से शुरू होगा एंड 1800 BC तक जो ना वो फिर डिवोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। एंड देन वी गेट दैट OCP, उसके बीच में जो ना एक OCP का पीरियड आ जाते हैं एंड देन PGW का पीरियड आते हैं। PGW मीन्स द मैच्योर पीरियड ऑफ दिस आयरनाइजेशन है। तो इसमें जो ना कई जगह पे आपको और एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए फंडिंग की ज़रूरत है। वो फंडिंग बोलेंगे गौरवशाली इतिहास, लेकिन करेंगे तो नहीं। सर वही फिलेंथ्रॉफी का सवाल है कि मतलब जब हम बाहर देखने से इजिप्टोलॉजिस्ट है, पूरी एक ब्रांच है, और आप कंबोडिया साइड चले जाइए तो वहाँ पे मंदिरों को जिस तरह से उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छे स्तर पर हो रही हैं। लेकिन इंडिया में इतनी सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आपको हर शहर में मिल जाएंगी कुछ, और हमारा जो डिपार्टमेंट है काफ़ी एक्टिव है। हालांकि वो बजट नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक्टिव है, और साइट्स हमारे पास शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यस, लेकिन हमारे पास फिलांथ्रोपिकल वर्क नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो क्या कुछ मतलब डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर रहा है कि लोग आए इससे जुड़े, या कुछ सरकार से उनको मोटिवेशन चाहिए, या कुछ आप कुछ कैंपेन चला रहे हैं टू इंक्रीज दिस काइंड ऑफ वर्क्स? नहीं, इसमें CSR का फंडिंग अभी जो ना इन्फोसिस से जो काम करवा रहे हैं, तो इसी तरीके से CSR फंडिंग है, उसके एक साइजेबल इनकम हम लोग जो है इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन वो गवर्नमेंट के जो ना डाइवर्ट कर नहीं रहे, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसके लिए भी जो ना एक गवर्नमेंट का एक पूरा एक ये भी स्कीम भी है, नेशनल कल्चरल फंड करके। तो इन सबको जो ना एक्टिवेट करके जो ना गवर्नमेंट कर सकता था, लेकिन कर नहीं रहा। अब क्या करे, किन से बोले, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। BJP कम्स इनटू पावर, दे नेवर थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सर। सोशल मीडिया से मैं 5 सवाल लूँगा। मितुल ने पूछा है। अच्छा, मितुल, अच्छा जी, उन्होंने पूछा है, क्या द्वारका के समुद्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत सारा सोना मिला था? नहीं, सोना नहीं मिला था। नहीं मिला था? ना। क्या मिला था? नहीं, उसमें जो इसके प्रोफेसर इन्होंने कहा था, SR राव साहब ने उसको अंडर वाटर आर्कियोलॉजी किया था। सो उनको जो ना कुछ चीज़ें मिली है जो हम लोग कहते हैं, जो द्वारका जो कहते हैं, उसका एक फोर्टिफिकेशन वॉल का जो पोर्शन है वो कई जगह पे मिला है। और कितना पुराना है वो? दैट इज़ 1000। उनका कहना ये है कि इट इज़ 1500 BC। 1500 BC जो ना इनकी जो पीरियड है, जो महाभारत मतलब अब से लगभग 3600 वर्ष पहले। 3600 महाभारत पीरियड से, क्योंकि महाभारत पीरियड भी ऑलमोस्ट 1500 पानी में डूबी हुई द्वारका है। हाँ, या अच्छा, उसी पीरियड का है। सूरज पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी है, क्या हिंदी भाषा में पढ़ सकते हैं, भारत में इसका भविष्य क्या है, और आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार में क्या फ़र्क होता है? इंडिया इसमें तो खैर तो ओपनिंग्स उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपैंड करना चाहिए था। प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, प्राइवेट फेज तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो ना गवर्नमेंट का सैलरी भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको पैशन है, नंबर वन इज़ पैशन, एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो ना आप जो ना बाहर जाके काम करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, जिसमें आपको बारिश को भी झेलना पड़ेगा, डकैतों से भी झेलना पड़ेगा। क्वाइट है। मैंने खुद जो ना इन लोगों से, नक्सलियों से किया जी। तो ये सब करने के लिए इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचरस लाइफ। हाँ, एडवेंचर अगर आप चाहते हैं तो दैट इज़ ए गुड थिंग, लेकिन सैलरी उतना अच्छा नहीं होगा। भव का सवाल है, ब्लैक ताजमहल के बारे में कुछ बताइए। क्या वाकई कुछ काला ताजमहल सफ़ेद ताजमहल के सामने बनने वाला था, यमुना के उस पार?
ये अच्छा टैवर्नियर करके एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जी। या इटालियन है, जस्ट फॉर गेटिंग कंफ्यूजिंग। तो उन्होंने इसके बारे में कहा था दैट शाहजहां हैड ए प्रपोजल टू, क्योंकि बाकी जितने भी मुगल मोन्यूमेंट है वो मुगल मोन्यूमेंट सब जो ना बिल्कुल एकदम गार्डन के बीच में होगा। हाँ, और लेकिन ताजमहल एक ऐसी मोन्यूमेंट है किनारे है। एकदम किनारे पे, एंड बियॉन्ड दैट इट्स ओनली हॉराइजन, जिसकी वजह से दिस चेंजिंग मूड्स ऑफ ताजमहल भी है। अगर जो ना अगर बीच में होता तो जो ना बिल्कुल उसका फोरग्राउंड भी बैकग्राउंड भी एक ही होगा। लेकिन ताजमहल में क्या जो भी है, क्योंकि वो जो ना बिल्कुल एकदम एंड में है, व्यू साइड बदल तो जाते हैं। व्यू जो ना बिल्कुल एकदम बदल जाते हैं। तो जो भी रिफ्लेक्शन सन में होगा, सूरज में होगा, वो सारे रिफ्लेक्शन आपको जो ना डोम में भी मिलेंगे, स्ट्रक्चर में भी मिलेंगे, एंड दैट इज वाइट मार्बल है, वो तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करते तो हैं। काले ताजमहल का क्या हिसाब तो काले ताजमहल का उनका ये कहना है कि ताजमहल ही हैड अ प्रपोजल, लेकिन वो जो ना जिनका जो बाय दैट टाइम ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज सन, लड़के नालायक निकल गए। नालायक निकले, सही। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भारत की मूर्तियां और खुदाई में निकली हुई दूसरी प्राचीन वस्तुएं जो अंग्रेजों के म्यूजियम में रखी हैं, भारत में उनकी वापसी संभव है या नहीं? इसे इंटरनेशनल क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा यूनेस्को वाले जो यूनेस्को में अगर ऐसा है तो फिर तो पूरा जो ना ब्रिटिश म्यूजियम जो ना खाली हो जाएगा। पूरा जो ना आपका पेरिस का जितने लोअर म्यूजियम खाली हो जाएगा। तो ये तो आई मीन इट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, उनका जो ना सबसे ज्यादा जखीरा जो मिला है अफ्रीका से, एशिया से चुरा के फ्रांस ने, और मेसोपोटामिया का तो काफ़ी चीज़ें हैं, इजिप्ट का तो काफ़ी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल चोर हैं वो लोग। वो तो बिल्कुल। हाँ। प्रियांशु सैकिया का सवाल है कि क्या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से ये साबित होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास इंडस वैली से शुरू नहीं हुआ था जैसा कि प्रचलित है, बल्कि इंडस वैली से भी हजारों साल पुराना है? उदाहरण के लिए द्वारका, सिनौली और रामेश्वरम। ये सब जो ना इंडस वैली से पुराना नहीं है। सिनौली है 1800 BC का है, तो उससे इंडस वैली के बाद का ही हो गया। इंडस वैली के बाद का ही है। और इसमें भी जो ना रामेश्वरम का उस तरीके का एक्सकवेशन नहीं हुआ, लेकिन ये जो इसका एक्सकवेशन है ना द्वारका का, दैट इज 1500 BC। जी, आपने बताया बिल्कुल। आखिरी में रजत ठाकुर की टिप्पणी है, और उसी टिप्पणी से मैं आज का गेस्ट इन द न्यूज रूम, जिसको शूट करते करते रात के लगभग 10 बज चुके हैं, सुबह की शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के ज़्यादातर साथी जा चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट बॉक्स में ये सवाल आएगा कि देखिए इतना विद्वान व्यक्ति बैठा है, कोई हीरो हीरोइन आता तो लल्लन टॉप का न्यूज रूम भरा होता। प्रभु, सबकी घर गृहस्थी है। रजत ठाकुर बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। लिखते हैं, कुछ ऐसा खोद कर निकालिए जिससे देश का लोकतंत्र हरा भरा हो सके और अनेकता में एकता स्थापित हो सके। जो रजत की ख्वाहिश है वो हम सब की ख्वाहिश है, पर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद भर काफ़ी नहीं है। इस देश के सभी नागरिकों को ये खुदाई, ये खोज करनी होगी, क्योंकि देश हम और आप हैं, और देश लगातार मजबूत रहे इसके लिए ज़रूरी है कि देश में सबसे ज़्यादा कद्र ज्ञान की हो। ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि विद्वानों तक लगातार जाया जाए, अकुंठ भाव से सवाल पूछे जाएं और समझने की कोशिश की जाए। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे हम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। के मोहम्मद सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।